सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। पार्ट 6। यह नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वैम्पायर लॉर्ड मोहन पेराट्स ने फुसफुसाते हुए कहा। ये सच है महाराज, राजकुमारी माया ने मेयर की हत्या के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था। उनकी टीम के सभी सदस्य मारे गए और वह खुद गंभीर रूप से घायल होकर घर लौटी हैं, दरबारी ने रिपोर्ट दी। कितनी परेशान करने वाली बात है, वह ऐसी लापरवाही भरी चीजें क्यों करती है? मोहन ने सोचा, हालांकि वह इस सवाल का जवाब अच्छी तरह जानते थे। यह उसकी मां का खौलता हुआ खून था जिसने उसे इतना लापरवाह बनाया था। आखिरकार माया एक सामान्य वैम्पायर नहीं थी, उसकी रगों में वह खास खून था। दरबारी ने चिंता जताते हुए आगे बताया, उसने अपने बाल छोटे काट लिए हैं, उसकी नाक पर चोट है, घुटनों, गर्दन और आंख के नीचे घाव हैं। उसकी 2 पसलियां टूट गई हैं और बाएं टखने में चाकू का घाव है। ओह, वैम्पायर देवता दया करें, ये लड़की क्या कर रही है? लापरवाही की भी एक सीमा होनी चाहिए। मैं ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपराधी कौन है? मेरी बेटी को किसने चोट पहुंचाई? मैं खुद जाकर उन्हें राख कर दूंगा। मोहन अपना आपा खो बैठे, उनका टीर-5 और फटने लगा जिससे दरबारी डर के मारे कांपने लगे। अपराधी मर चुका है मेरे प्रभु, लॉर्ड के एक अंगरक्षक ने बताया। मर गया? वह सुरक्षित क्षेत्र सेफ जोन के अंदर होकर भी कैसे मर सकता है, वह कमीना मेयर? मोहन ने हैरान होकर पूछा। वह डार्क फैक्शन का सदस्य था महाराज, एक डेविल विस्परर, और उसकी बेटी काले जादू का अभ्यास करती थी, जबकि हमारी राजकुमारी ने उसकी बेटी को मार डाला। कहा जाता है कि एक अज्ञात हमलावर ने मेयर की हत्या कर दी। ओह, भगवान दया करे, ये हास्यास्पद है। हमारी नाक के नीचे ये अंधेरे के कमीने, उनकी हमारे शहरों के अंदर छिपने और उन्हें चलाने का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? उनमें वाकई हिम्मत है, लाइट फैक्शन प्रकाश गुट के क्षेत्र में छिपना, ये जानते हुए भी कि अगर वे सेफ जोन में मरे तो वह उनकी परमानेंट डेथ होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि शहर में अराजकता फैली है। वह मोटा मेयर सचमुच मर चुका है। मोहन बदबदाए, जी श्रीमान, इस मामले ने कई बड़े लॉर्ड्स को हिला दिया है। यह इस समय एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। मोहन ने अपने सोने की परत चढ़े हाथ के स्टैंड पर उंगलियां थपथपाईं और गहरे विचार में डूब गए, लेकिन उनकी सोच गलियारे में कदमों की आवाज से टूट गई। माया, पट्टियों और कवच से ढकी हुई, अपनी चोटों के बावजूद खुद को घसीटते हुए दरबार में पहुंची। राजकुमारी की ऐसी बिखरी हुई हालत देखकर पूरे हॉल में चर्चा शुरू हो गई। ये बात सबको पता थी कि लॉर्ड मोहन अपनी बेटी को इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते थे और अगर उनके बस में होता तो उसे पूरी जिंदगी एक खंजर भी नहीं उठाना पड़ता। लेकिन राजकुमारी को ही युद्ध और खून की प्यास थी और वह बार बार लॉर्ड के आदेशों की अनदेखी करती थी। मोहन ने एक पल के लिए माया को घूर कर देखा, लेकिन उसकी हालत देखकर उनका सारा गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह चिंता ने ले ली। माया, मेरी बच्ची, तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? मोहन ने पूछा, उनकी आवाज में चिंता झलक रही थी। दरबार में देर से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ पिता। ग्रैंड मास्टर मुझे अस्पताल से निकलने नहीं दे रहे थे, माया ने जवाब दिया। उसकी आवाज बुलंद थी और नाक गर्व से ऊंची। बैठो, मोहन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। उन्होंने अपनी यादों में माया की मां को कोसा। माया बिल्कुल उसकी परछाई थी और उससे निपटना उतना ही असंभव था। आज का एजेंडा क्या है? माया ने पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि सबकी नजरें लॉर्ड पर टिकी थी। मोहन ने तय किया था कि जब भी माया दरबार में होगी, वे संवेदनशील जानकारी को गुप्त रखेंगे ताकि वह फिर से अपनी मर्जी से कोई कदम न उठा ले। हम बस तुम्हें विश्वविद्यालय भेजने की बात कर रहे थे। तुम 16 साल की हो और ये तुम्हारा दाखिला लेने का आखिरी साल है। इसलिए हमने तय किया है कि हम तुम्हें नेटवर्किंग और सीखने के लिए वहां भेजेंगे, मोहन ने माया की आंखों में देखते हुए कहा। मैं मना करती हूँ, माया ने इनकार कर दिया। वह विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहती थी और अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहती थी। विश्वविद्यालय में हर तरह के बिगैर रईस बच्चे आते थे और हालांकि वह एक अच्छा शिक्षा केंद्र था, माया को वहां की आंतरिक राजनीति से नफरत थी। यह कोई चर्चा नहीं है माया, तुमने मेयर को मारकर सीधे आदेश की अवहेलना की है। तुम्हारे कार्यों से ट्रेनिंग के दौरान 7 सैनिकों की मौत हुई है और तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों को भुगतना सीखना होगा। तुम नहीं जाना चाहती, ठीक है, या तो विश्वविद्यालय जाओ या अगले 1 साल के लिए घर में नजरबंद रहो। समझदारी से चुनो।
माया विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता के शक्तिशाली T5 आभामंडल के सामने उसकी आवाज दब गई। मोहन भले ही माया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे कोई कमजोर इंसान नहीं थे। जब माया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आया, तो मोहन पीछे नहीं हटे और अपनी बेटी की बचकानी सनक के आगे नहीं झुके। अंत में मामला सुलझ गया और माया को उसकी इच्छा के विरुद्ध विश्वविद्यालय जाने के लिए मजबूर किया गया। वह नहीं जानती थी कि यह उसकी नियति थी, एक ऐसी नियति जो उसे उसके वंश, उसकी माँ और खुद के बारे में सच्चाई तक ले जाएगी। इसी बीच पृथ्वी पर एक स्ट्रीमर। देवियों और सज्जनों, आज हमारे पास ब्लैक लेक सिटी के 7 गैलेक्सीज बैंक से सीधी विशेष लाइव फुटेज है। हमारे अपने ग्रह के 2 खिलाड़ी बैंक खाता खोलने के लिए लाइन में लगे हैं। हालांकि आप स्ट्रीम रिकॉर्ड करने वाले भानु गुप्ता को नहीं जानते होंगे, लेकिन लाइन में दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे रक्षक शकुनी का छोटा भाई मैक्स है। आप तो जानते ही हैं, भाइयों का खून एक होता है। मुझे यकीन है कि अपने भाई की तरह आरव भी बैंक खाता खोलने जैसी साधारण चीज में भी एक बड़ी लहर पैदा करेगा। जहां हम में से ज्यादातर लोग एक सोने का सिक्का कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं बैंक में मौजूद इन दोनों ने पहले ही 10,000 स्वर्ण सिक्के जमा कर लिए हैं। वास्तव में डेनिवॉर्म का दावा है कि आरव ने चौंकाने वाले 1 लाख स्वर्ण सिक्के जमा किए हैं। क्या आप इतनी संपत्ति की कल्पना भी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस समय पूरे यूरोप के पास मिलकर भी इतनी संपत्ति होगी। ये बिल्कुल पागलपन है। इस खास पल को न चूकें, अपनी स्क्रीन से चिपके रहें। आज ये रोमांचक समाचार कवरेज है। स्ट्रीम का शीर्षक था शकुनी का भाई, और यह बहुत तेजी से दर्शकों को बटोर रही थी। मात्र 3 मिनट में पृथ्वी पर 1.2 मिलियन 12 लाख से अधिक लोग स्ट्रीम देख रहे थे और यह संख्या आसमान छू रही थी। मंच पूरी तरह तैयार था। आरव ने गुमनाम मैसेजिंग सेवा का उपयोग करते हुए रोहित सिंगला को चुपके से एक संदेश भेजा, तुम्हें स्टैंड बाय पर रहने की जरूरत है। मुझे चाहिए कि तुम पूरी रकम मेरे बिजनेस पार्टनर के खाते में भेज दो। मैं जल्द ही तुम्हें विवरण मैसेज करूंगा। उद्धरण संदेश तुरंत रोहित सिंगला द्वारा पढ़ा गया, जिसने ओके के साथ जवाब दिया। आरव को यह नहीं पता था कि रोहित सिंगला भी इस समय वही लाइव स्ट्रीम देख रहा था जिसमें आरव देख रहा था, और उसे इस बात का अच्छा अंदाजा था कि वह बिजनेस पार्टनर कौन हो सकता है। आरव, 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 क्या तुम उस पागल रावण के रहस्यमयी बिजनेस पार्टनर हो? रोहित सिंगला ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ सोचा। अगर आरव रावण को व्यक्तिगत रूप से इतना जानता था कि उसे बिजनेस पार्टनर कहा जा सके और उस पर लाखों के सोने का भरोसा किया जा सके, तो रोहित सिंगला के पास उस चोर रावण पर दबाव बनाने के लिए एक मोहरा होगा और खुद के और उस नकाबपोश आदमी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र मिल जाएगा। फिलहाल रोहित सिंगला केवल इसके सच होने की प्रार्थना कर रहा था। जब आरव और भानु लाइन में इंतजार कर रहे थे, पृथ्वी पर स्ट्रीम करने वाला शख्स आम जनता को सिग्मा के भीतर बैंक खाता खोलने के महत्व के बारे में समझा रहा था। स्ट्रीम को वर्तमान में 1.7 करोड़ लोग देख रहे थे और कास्ट ने प्रीमियम ग्राहक होने के साथ मिलने वाले विभिन्न ब्याज दरों और लाभों को समझाने का बहुत अच्छा काम किया। पृथ्वी पर कई लोग ये जानकर हैरान थे कि बैंक नियमित रूप से निजी नीलामियों की मेजबानी करते हैं और अपने प्रीमियम ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। एक ब्रॉन्ज रैंक का ग्राहक महीने में एक बार बैंक में होने वाली बंद दरवाजों वाली नीलामियों में भाग ले सकता था, जहां गोल्ड ग्रेड से नीचे की वस्तुओं की नीलामी बाजार दरों से काफी सस्ती होती थी। उन्हें अपनी जमा राशि पर 3% ब्याज दर भी मिलती थी और एक ब्रॉन्ज डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिलता था जिसे पूरे ब्रह्मांड में भुगतान गेटवे के रूप में उपयोग किया जा सकता था। सिग्मा में बैंक अपना खुद का भुगतान इकोसिस्टम बनाना चाहते थे, इसलिए वे रिवॉर्ड पॉइंट्स और विशेष सुविधाएं देते थे। पूरी दुनिया की जनता ये सब देखकर दंग थी कि ये दोनों खिलाड़ी कथित तौर पर 10,000 से अधिक स्वर्ण सिक्के जमा कर चुके हैं। भानु ने आरव के कान में फुसफुसाते हुए कहा, 1.7 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं। ये दिखावा बंद करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम्हारे पास आज यहाँ मुझसे ज्यादा पैसे नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। गोल्डन बॉय, आज तुम मेरे हाथों जलील होने वाले हो। आरव भावहीन रहा और सिर्फ इतना कहा, देखते हैं। भानु अब थोड़ा घबरा गया था। आरव के आत्मविश्वास ने उसे असहज कर दिया था। हालांकि उसने ये खेल शुरू कर दिया था और अब उसे इसे अंजाम तक पहुंचाना था। जल्द ही दोनों लड़कों ने गोबलिन के कार्यालय में प्रवेश किया। सबसे पहले भानु का इंटरव्यू हुआ और उसने भारी भरकम 10,008 स्वर्ण सिक्के जमा किए। वह बैंक की ब्रॉन्ज सदस्यता के लिए पात्र बन गया और आधिकारिक सदस्य बन गया। गोबलिन ने बिना किसी विशेष भाव के उसके कागजों पर मुहर लगा दी, क्योंकि वह रोजाना ऐसे कई ग्राहकों से मिलता था।
नमस्ते श्रीमान, अब मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? गोबलिन ने आरव की ओर मुड़ते हुए पूछा। भानु एक संतुष्ट मुस्कान के साथ स्ट्रीम रिकॉर्ड कर रहा था। वह इंतजार कर रहा था कि कब आरव 100-300 जैसा मामूली सोना निकाले और सामान्य सदस्यता ले। क्या आप मुझे अपनी विभिन्न सदस्यता श्रेणियों के बारे में समझा सकते हैं? आरव ने पूछा। इस सवाल ने गोबलिन को थोड़ा चिढ़ा दिया, फिर भी उसने जवाब दिया। सामान्य सदस्यता 110,000 स्वर्ण सिक्के, ब्याज 2%, ब्रॉन्ज कांस्य 10,000 1,00,000 स्वर्ण सिक्के, ब्याज 3%, सिल्वर चांदी 1,10,00,000 स्वर्ण सिक्के, ब्याज 4%। इसमें घर बैठे कच्चा माल मंगाने की सुविधा मिलती है। गोल्ड सोना 10 लाख 1 मिलियन से अधिक, ब्याज 5%, निजी नीलामियों में प्राथमिकता और भारी छूट। प्लेटिनम ब्लैक वीआईपी केवल आमंत्रण पर। गोबलिन ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके साधारण कपड़ों को देखकर ठंडी आह भरी। भानु ने जोर से चिल्लाकर कहा ताकि स्क्रीन पर सुनाई दे, तो फिर आगे बढ़ो महामहिम, गोल्ड यही चुन लो। उसकी आवाज में साफ व्यंग्य था। जब उसने देखा कि दर्शकों की संख्या 3.2 करोड़ तक पहुंच गई है, तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। आरव ने इसी पल चुपके से रोहित सिंगला को पैसे ट्रांसफर करने का मैसेज भेजा और सोचने का नाटक करने लगा। तो अगर मैं अभी 10,01,000 स्वर्ण सिक्के जमा करूं, तो क्या मैं गोल्ड सदस्यता के लिए पात्र हूं? आरव ने पूछा। गोबलिन बैंकर के धैर्य का बांध अब टूटने ही वाला था। हाँ, बिल्कुल, यह ऐसे ही काम करता है, गोबलिन ने झुंझलाहट में कहा। आरव बार बार चेक कर रहा था कि भुगतान आया या नहीं, लेकिन रोहित सिंगला समय ले रहा था, जिससे आरव की घबराहट बनने लगी। दादाजी नोवा, रोहित सिंगला भुगतान कर देगा ना? आरव ने मन ही मन पूछा। वह सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट से बंधा है आरव, वह जरूर करेगा, चिंता मत करो, नोवा ने उसे आश्वस्त किया। 5 मिनट बीत गए और कुछ नहीं हुआ। भानु को आरव को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। वह चिल्लाया, ओह दिखावा बंद करो, तुम्हारे पास गोल्ड तो क्या, सामान्य सदस्यता के भी पैसे नहीं होंगे। 10 लाख स्वर्ण सिक्के, क्या मजाक है? पूरी पृथ्वी के खिलाड़ियों की औसत आय कौड़ियों में है। तुमने यह वेटिंग गेम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए खेला है। तुम अपने भाई नहीं हो, तुम हम में से 99.9% खिलाड़ियों से बेहतर नहीं हो। अपनी औकात मानो कि तुम कंगाल हो। भानु के इस फटने से पृथ्वी पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग आरव की आलोचना करने लगे और राजपूत नाम का मजाक उड़ाने लगे। आरव की सांसें तेज हो गईं, उसे पसीना आने लगा। वह पिछले जीवन के उस अपमान को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। सब कुछ उसके पक्ष में होने वाला था, लेकिन वो कमबख्त पेमेंट आ ही नहीं रहा था। आखिर रोहित सिंगला कर क्या रहा था? भानु के चिल्लाने के बाद आरव थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भुगतान क्यों रुका हुआ है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित सिंगला उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था और पैसे न मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया का मजा ले रहा था। रोहित सिंगला ने जानबूझकर देरी की ताकि वह पक्का कर सके कि 10,07,000 स्वर्ण सिक्के जिसे भेजने हैं, वह वास्तव में आरव ही है। जब 5 मिनट बीत गए और आरव ने जमा राशि नहीं दी, तो उसे यकीन हो गया कि आरव ही वह लाभार्थी है जिसे रावण ने पैसे भेजने को कहा था। आरव, 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 तुम रावण को कैसे जानते हो? या शायद तुम ही रावण हो? कितना दिलचस्प है। रोहित सिंगला के शातिर दिमाग में एक नई साजिश ने जन्म लिया। पैसे भेज दो, रोहित सिंगला ने अपने सहायक को आदेश दिया। वह अपने बचपन के दोस्त को और अधिक अपमानित होते नहीं देखना चाहता था। अगले 5 सेकंड के भीतर धनराशि ट्रांसफर कर दी गई। भानु ने अपने भाषण में आरव की धज्जियां उड़ा दी थी और अब वह बैंक मैनेजर द्वारा आरव को बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहा था। वह बहुत संतुष्ट था। उसकी नज़र में भाई भतीजावाद आधुनिक पृथ्वी पर सबसे बड़ा कलंक था और आरव जैसे लोग इसी तरह के बर्ताव के लायक थे। जब उसने बैंक मैनेजर को कांपते हुए देखा, तो उसे लगा कि वह गुस्से से कांप रहा है क्योंकि मैनेजर फटी आंखों से बैलेंस शीट को देख रहा था। लेकिन अगले ही पल मैनेजर के मुंह से निकले शब्दों ने भानु की बोलती बंद कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गोल्ड कस्टमर से इस तरह बात करने की? तुच्छ मानव, गोबलिन मैनेजर भानु पर चिल्लाया। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा? भानु उलझन में था जब उसे एहसास हुआ कि गुस्सा आरव पर नहीं, बल्कि उस पर निकाला जा रहा है। गोल्ड कस्टमर कौन? भानु हैरान था, लेकिन आरव के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे समझ आ गया कि उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया है। हमारे सम्मानित ग्राहक श्री आरव ने हमारे बैंक में 10,07,000 स्वर्ण सिक्के जमा किए हैं, जो उन्हें गोल्ड ग्रेड ग्राहक बनाता है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली ब्रॉन्ज रैंक ग्राहक होकर उनसे ऊंची आवाज में बात करने की? मैं तुम्हारी सदस्यता रद्द करवा दूंगा। गोब्लिन भानु पर बरस पड़ा और भानु ने हडबडी में अपनी लाइव स्ट्रीम काट दी। भले ही उसने पृथ्वी के लिए लाइव स्ट्रीम बंद कर दी थी, लेकिन महत्वपूर्ण खबर पहले ही प्रसारित हो चुकी थी और अब भानु पूरी दुनिया के सामने मजाक का पात्र बन चुका था। भानु को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 10,60,000 स्वर्ण सिक्के। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक इंसान सिग्मा में इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा सकता है। यह इतनी दौलत थी कि 7 पीढ़ियां बिना किसी चिंता के ऐश कर सकती थीं। भानु ने एक सेकंड के लिए भी यह नहीं सोचा कि आरव में खुद ये पैसा कमाने की प्रतिभा हो सकती है। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने अपने भाई से उधार मांगा था, है ना? नीच इंसान। आरव उसे पलटकर जवाब देना चाहता था कि यह उसकी अपनी कमाई है, लेकिन दादाजी नोवा ने उसे टोक दिया। नोवा ने आरव को इस स्थिति से निपटने के लिए एक स्क्रिप्ट दी और उसे वही दोहराने को कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने मांगा? हाँ, मेरा भाई एक भगवान जैसा है जो मेरी हर जिद पूरी करता है। 10 लाख। अगर मैं चाहूँ तो 100 मिलियन भी मांग सकता हूँ और वे बिना किसी रुकावट के आ जाएंगे। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं विशेषाधिकार प्राप्त हूँ, तुम जैसे कंगाल के बस की बात नहीं। आरव ने एक अमीर बिगल शहजादे की तरह अंदाज दिखाते हुए कहा, जिससे भानु और भी ज्यादा चिढ़ गया। तुमने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया? कितनी बेशर्मी है, धोखेबाज। भानु का दिमाग ठिकाने नहीं रहा। आरव का चरित्र एकदम बदल गया था। पैसे आते ही वह एक बिगल बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा था। जहां भानु का ध्यान इस बात पर था कि आरव के भाई ने उसे प्रायोजित किया है, वहीं गोब्लिन मैनेजर का ध्यान इस बात पर गया कि आरव का भाई एक भगवान है। उसने ठंडी सांस ली और पूछा, क्या मुझे आपके भाई का नाम जानने का सम्मान मिल सकता है? आरव ने बेपरवाही से कहा, शकुनी द अनडिफिटेड, द ह्यूमन गॉड, पृथ्वी ग्रह का रक्षक और स्वामी। गोब्लिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। शकुनी द अनडिफिटेड इस समय ब्रह्मांड में एक किंवदंती लेजेंड था, एकमात्र व्यक्ति जिसने ओमेगा को पूरा किया और एक देवता बनकर बाहर निकला। एक ऐसी उपलब्धि जो महादूत भी पूरी नहीं कर सका था। यह मानव उस महान हस्ती का भाई है। मैनेजर ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए सोचा और अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि उसने पहले आरव का अपमान नहीं किया। श्रीमान, कृपया मुझे आपकी सदस्यता को गोल्ड से प्लेटिनम में अपग्रेड करने का सम्मान दें। आपके जैसे कद और वंश का व्यक्ति इस आमंत्रण के लिए पूरी तरह योग्य है। गोब्लिन आरव को मक्खन लगाने लगा, जबकि भानु का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। कितनी बेशर्मी है, अपने रुतबे का इस्तेमाल फायदे के लिए। मैं तुम पर थूकता हूँ, आरव। भानु पागल हो गया था, लेकिन आरव की उंगलियों की एक चुटकी ने उसे चुप करा दिया। चुटकी बजाते ही स्नैप। इस बंदर को बाहर निकालो, इसकी सदस्यता रद्द करो और इसके पैसे जब्त कर लो। आरव ने एक दबंग की तरह गोब्लिन मैनेजर को आदेश दिया और मैनेजर ने तुरंत सुरक्षाकर्मियों को बुला लिया। भानु अब खाली आंखों से आरव को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार उसे आरव के सामने गिड़गिड़ाने की अनुमति नहीं दे रहा था। सुरक्षाकर्मी उसे घसीटते हुए ले गए। भानु न केवल कर्ज में डूब गया था, बल्कि आरव के हाथों अपमानित होकर अपना मिशन भी हार चुका था। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैक्स। पूरी पृथ्वी को पता चलेगा कि तुम एक बुली धौंस दिखाने वाले हो। भानु चिल्लाता रहा, लेकिन आरव शांति से अपनी छोटी उंगली से अपना कान साफ करता रहा। शोर खत्म होने के बाद वह मैनेजर की ओर मुड़ा और पूछा, तो उन प्लेटिनम फायदों के बारे में बताओ, आखिर वे गोल्ड से बेहतर कैसे हैं? लाइव स्ट्रीम पर आ रहे कमेंट्स। नहीं, स्ट्रीम क्यों कट गई? आरव ने अभी अभी तो पैसे जमा किए थे। उद्धरण, हाँ, सबको कहा था ना, आरव राजपूत असली खिलाड़ी है। वह वाकई दमदार है। उद्धरण, भाई आरव, तुम तो बहुत अमीर हो गए, मुझे अपनी शरण में ले लो। उद्धरण, आरव, निवेश के एक शानदार अवसर के लिए मुझे मैसेज करो, 7 दिनों में आपके पैसे दोगुने हो जाएंगे। उद्धरण, बाप रे, कोई सिग्मा के अंदर सिर्फ 10 दिनों में 10 लाख कैसे इकट्ठा कर सकता है? वह लड़का कुदरत का करिश्मा है। आज से मैं भाई आरव की टीम में हूँ। सिग्मा में कदम रखते ही एक प्रीमियम बैंक की गोल्ड मेंबरशिप उसकी भविष्य की उपलब्धियां भी निश्चित रूप से निराश नहीं करेगी। उद्धरण, जैसा भाई वैसा भाई। उद्धरण, मुझे वह भानु पसंद नहीं आया। वह स्पष्ट रूप से आरव को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से नफरत है। उद्धरण, हाँ, देखो जैसे ही आरव ने पैसे जमा किए, उसने तुरंत स्ट्रीम बंद कर दी। वह दूसरों की भलाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उद्धरण,
चलो ऐसे लालची लोगों को कैंसिल करते हैं। हमें कैंसल भानु अभियान शुरू करना चाहिए। उद्धरण, मैं कैंसल भानु अभियान का समर्थक हूँ। मैं उसे हर सोशल मीडिया से हटा दूंगा। उद्धरण, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। हम पृथ्वीवासियों को एकजुट होकर अपनी शीर्ष प्रतिभाओं का समर्थन करना चाहिए। ऐसी बदनामी बर्दाश्त के बाहर है। उद्धरण, इसी बीच आरव, श्रीमान, गोल्ड की तुलना में प्लेटिनम सदस्यता के लाभ असीमित हैं। सेवन गैलेक्सीज बैंक की पूरे ब्रह्मांड के कई प्रीमियम संस्थानों के साथ साझेदारी है, जिसमें बिग पोशंस और वेपन्स अनलिमिटेड जैसी कई लोकप्रिय मचेन चेन शामिल हैं। प्लेटिनम कार्ड के साथ न केवल हमारे बैंक में, बल्कि हमारे सभी सहयोगी भागीदारों के यहाँ भी आपको एक प्रीमियम ग्राहक माना जाएगा और आपको उन सभी स्टोरों पर कुल बिल पर 15-30% की भारी छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको हमारी सबसे प्रीमियम नीलामियों तक पहुंच मिलेगी और आम जनता से पहले ही ब्रह्मांड की सभी दिलचस्प घटनाओं और विशेष आयोजनों की जानकारी भेजी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्रह पर कोई उत्सव होने वाला है, तो आप सबसे पहले इसे जानने वाले होंगे और आपके एक इशारे पर बैंक आपकी यात्रा से लेकर आवास तक सब कुछ संभालेगा। यदि यह कोई व्यापारिक उत्सव है, तो हम बिक्री के लिए उपलब्ध सभी वस्तुओं, उनके इतिहास और ऐसी ही अन्य जानकारियों की एक सूची भी तैयार करेंगे ताकि आपकी यात्रा कुशल रहे। यदि आप नाश्ते में किसी सुदूर ग्रह के व्यंजन खाना चाहते हैं, तो बैंक एक कर्मचारी को उसे लाने के लिए भेजेगा और उसे आपके नाश्ते के लिए गर्मा गर्म परोसेगा। आपकी हर उचित इच्छा इस संस्थान के लिए आदेश की तरह होगी और हम आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अपनी सभी जमा राशियों पर 10% की शानदार ब्याज दर मिलेगी और आप बहुत कम 11% ब्याज दर पर 10 मिलियन 1 करोड़ स्वर्ण तक उधार भी ले सकते हैं। प्रीमियम क्लबों से लेकर बेहतरीन डाइनिंग रेस्टोरेंट तक, ये कार्ड आपको बिना किसी समस्या के किसी भी लाइन को बाईपास करने में मदद करेगा। इसका उपयोग करके आप न केवल हमारे बैंक से, बल्कि ब्रह्मांड भर के 132 संबद्ध बैंकों से भी पैसे निकाल सकेंगे। इस कार्ड को रखने के लाभ अनगिनत हैं और उन्हें समझाने में मुझे पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन संक्षेप में यह है कि अब आप सेवन गैलेक्सीज परिवार के एक मूल्यवान सदस्य हैं। बैंक मैनेजर को कार्ड के फायदों के बारे में बताते हुए सुनकर आरव मुस्कुराया। वह वास्तव में भाग्यशाली था कि उसे प्लेटिनम अपग्रेड मिला, क्योंकि दादाजी नोवा की रणनीति ने उसे एक बहुत ही उपयोगी अतिरिक्त लाभ दिलाया था। आरव बिग पोशन और वेपन्स अनलिमिटेड जैसी चेन से परिचित था और उन प्रीमियम संस्थानों में छूट मिलना अपने आप में एक बड़ी बात थी। समय के साथ यह उसके हजारों स्वर्ण सिक्के बचाएगा। हाथ में नया प्लेटिनम कार्ड लेकर बैंक के बाहर निकलते हुए आरव विश्वविद्यालय के लिए नए हथियार, कपड़े और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए सीधे बाजार की ओर चल दिया। तो अगर मैं अभी 10,01,000 स्वर्ण सिक्के जमा करूं, तो क्या मैं गोल्ड सदस्यता के लिए पात्र हूं? आरव ने पूछा। गोब्लिन बैंकर के धैर्य का बांध अब टूटने ही वाला था। हाँ, बिल्कुल, यह ऐसे ही काम करता है, गोब्लिन ने झुंझलाहट में कहा। आरव बार बार चेक कर रहा था कि भुगतान आया या नहीं, लेकिन रोहित सिंगला समय ले रहा था, जिससे आरव की घबराहट बने लगी। दादाजी नोवा, रोहित सिंगला भुगतान कर देगा ना? आरव ने मन ही मन पूछा। वह सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट से बंधा है आरव, वह जरूर करेगा, चिंता मत करो, नोवा ने उसे आश्वस्त किया। 5 मिनट बीत गए और कुछ नहीं हुआ। भानु को आरव को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। वह चिल्लाया, ओह, दिखावा बंद करो। तुम्हारे पास गोल्ड तो क्या, सामान्य सदस्यता के भी पैसे नहीं होंगे। 10 लाख स्वर्ण सिक्के, क्या मजाक है? पूरी पृथ्वी के खिलाड़ियों की औसत आय कौड़ियों में है। तुमने यह वेटिंग गेम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए खेला है। तुम अपने भाई नहीं हो, तुम हम में से 99.9% खिलाड़ियों से बेहतर नहीं हो। अपनी औकात मानो कि तुम कंगाल हो। भानु के इस फटने से पृथ्वी पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग आरव की आलोचना करने लगे और राजपूत नाम का मजाक उड़ाने लगे। आरव की सांसें तेज हो गईं, उसे पसीना आने लगा। वह पिछले जीवन के उस अपमान को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। सब कुछ उसके पक्ष में होने वाला था, लेकिन वो कमबख्त पेमेंट आ ही नहीं रहा था। आखिर रोहित सिंगला कर क्या रहा था? भानु के चिल्लाने के बाद आरव थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भुगतान क्यों रुका हुआ है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित सिंगला उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था और पैसे न मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया का मजा ले रहा था। रोहित सिंगला ने जानबूझकर देरी की ताकि वह पक्का कर सके कि 10,07,000 स्वर्ण सिक्के जिसे भेजने हैं, वह वास्तव में आरव ही है। जब 5 मिनट बीत गए और आरव ने जमा राशि नहीं दी, तो उसे यकीन हो गया कि आरव ही वह लाभार्थी है जिसे रावण ने पैसे भेजने को कहा था। आरव,
तुम रावण को कैसे जानते हो, या शायद तुम ही रावण हो। कितना दिलचस्प है। रोहित सिंगला के शातिर दिमाग में एक नई साजिश ने जन्म लिया। पैसे भेज दो, रोहित सिंगला ने अपने सहायक को आदेश दिया। वह अपने बचपन के दोस्त को और अधिक अपमानित होते नहीं देखना चाहता था। अगले 5 सेकंड के भीतर धनराशि ट्रांसफर कर दी गई। भानु ने अपने भाषण में आरव की धज्जियां उड़ा दी थी और अब वह बैंक मैनेजर द्वारा आरव को बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहा था। वह बहुत संतुष्ट था। उसकी नज़र में भाई भतीजावाद आधुनिक पृथ्वी पर सबसे बड़ा कलंक था और आरव जैसे लोग इसी तरह के बर्ताव के लायक थे। जब उसने बैंक मैनेजर को कांपते हुए देखा तो उसे लगा कि वह गुस्से से कांप रहा है, क्योंकि मैनेजर फटी आंखों से बैलेंस शीट को देख रहा था। लेकिन अगले ही पल मैनेजर के मुंह से निकले शब्दों ने भानु की बोलती बंद कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गोल्ड कस्टमर से इस तरह बात करने की, तुच्छ मानव, गोब्लिन मैनेजर भानु पर चिल्लाया। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा? भानु उलझन में था जब उसे एहसास हुआ कि गुस्सा आरव पर नहीं बल्कि उस पर निकाला जा रहा है। गोल्ड कस्टमर कौन? भानु हैरान था, लेकिन आरव के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे समझ आ गया कि उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया है। हमारे सम्मानित ग्राहक श्री आरव ने हमारे बैंक में 10,07,000 स्वर्ण सिक्के जमा किए हैं, जो उन्हें गोल्ड ग्रेड ग्राहक बनाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली ब्रॉन्ज रैंक ग्राहक होकर उनसे ऊंची आवाज में बात करने की? मैं तुम्हारी सदस्यता रद्द करवा दूंगा। गोब्लिन भानु पर बरस पड़ा और भानु ने हडबडी में अपनी लाइव स्ट्रीम काट दी। भले ही उसने पृथ्वी के लिए लाइव स्ट्रीम बंद कर दी थी, लेकिन महत्वपूर्ण खबर पहले ही प्रसारित हो चुकी थी और अब भानु पूरी दुनिया के सामने मजाक का पात्र बन चुका था। भानु को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 10,07,000 स्वर्ण सिक्के। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक इंसान सिग्मा में इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा सकता है। यह इतनी दौलत थी कि 7 पीढ़ियां बिना किसी चिंता के ऐश कर सकती थीं। भानु ने एक सेकंड के लिए भी यह नहीं सोचा कि आरव में खुद ये पैसा कमाने की प्रतिभा हो सकती है। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने अपने भाई से उधार मांगा था, है ना? नीच इंसान। आरव उसे पलटकर जवाब देना चाहता था कि यह उसकी अपनी कमाई है, लेकिन दादाजी नोवा ने उसे टोक दिया। नोवा ने आरव को इस स्थिति से निपटने के लिए एक स्क्रिप्ट दी और उसे वही दोहराने को कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने मांगा? हाँ, मेरा भाई एक भगवान जैसा है जो मेरी हर जिद पूरी करता है। 10 लाख। अगर मैं चाहूँ तो 100 मिलियन भी मांग सकता हूँ और वे बिना किसी रुकावट के आ जाएंगे। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं विशेषाधिकार प्राप्त हूँ, तुम जैसे कंगाल के बस की बात नहीं। आरव ने एक अमीर बिगल शहजादे की तरह अंदाज दिखाते हुए कहा, जिससे भानु और भी ज्यादा चिढ़ गया। तुमने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया? कितनी बेशर्मी है, धोखेबाज। भानु का दिमाग ठिकाने नहीं रहा। आरव का चरित्र एकदम बदल गया था। पैसे आते ही वह एक बिगल बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा था। जहां भानु का ध्यान इस बात पर था कि आरव के भाई ने उसे प्रायोजित किया है, वहीं गोब्लिन मैनेजर का ध्यान इस बात पर गया कि आरव का भाई एक भगवान है। उसने ठंडी सांस ली और पूछा, क्या मुझे आपके भाई का नाम जानने का सम्मान मिल सकता है? आरव ने बेपरवाही से कहा, शकुनी द अनडिफिटेड, द ह्यूमन गॉड, पृथ्वी ग्रह का रक्षक और स्वामी। गोब्लिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। शकुनी द अनडिफिटेड इस समय ब्रह्मांड में एक किंवदंती लेजेंड था, एकमात्र व्यक्ति जिसने ओमेगा को पूरा किया और एक देवता बनकर बाहर निकला। एक ऐसी उपलब्धि जो महादूत भी पूरी नहीं कर सका था। यह मानव उस महान हस्ती का भाई है। मैनेजर ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए सोचा और अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि उसने पहले आरव का अपमान नहीं किया। श्रीमान, कृपया मुझे आपकी सदस्यता को गोल्ड से प्लेटिनम में अपग्रेड करने का सम्मान दें। आपके जैसे कद और वंश का व्यक्ति इस आमंत्रण के लिए पूरी तरह योग्य है। गोब्लिन आरव को मक्खन लगाने लगा, जबकि भानु का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। कितनी बेशर्मी है, अपने रुतबे का इस्तेमाल फायदे के लिए। मैं तुम पर थूकता हूँ, आरव। भानु पागल हो गया था, लेकिन आरव की उंगलियों की एक चुटकी ने उसे चुप करा दिया। चुटकी बजाते ही स्नैप। इस बंदर को बाहर निकालो, इसकी सदस्यता रद्द करो और इसके पैसे जब्त कर लो, आरव ने एक दबंग की तरह गोब्लिन मैनेजर को आदेश दिया और मैनेजर ने तुरंत सुरक्षाकर्मियों को बुला लिया। भानु अब खाली आंखों से आरव को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार उसे आरव के सामने गिड़गिड़ाने की अनुमति नहीं दे रहा था। सुरक्षाकर्मी उसे घसीटते हुए ले गए। भानु न केवल कर्ज में डूब गया था, बल्कि आरव के हाथों अपमानित होकर अपना मिशन भी हार चुका था।
मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैक्स। पूरी पृथ्वी को पता चलेगा कि तुम एक बुली धौंस दिखाने वाले हो। भानु चिल्लाता रहा, लेकिन आरव शांति से अपनी छोटी उंगली से अपना कान साफ करता रहा। शोर खत्म होने के बाद वह मैनेजर की ओर मुड़ा और पूछा, तो उन प्लेटिनम फायदों के बारे में बताओ, आखिर वे गोल्ड से बेहतर कैसे हैं? लाइव स्ट्रीम पर आ रहे कमेंट्स। नहीं, स्ट्रीम क्यों कट गई? आरव ने अभी अभी तो पैसे जमा किए थे। उद्धरण, हाँ, सबको कहा था ना, आरव राजपूत असली खिलाड़ी है। वह वाकई दमदार है। उद्धरण, भाई आरव, तुम तो बहुत अमीर हो गए, मुझे अपनी शरण में ले लो। उद्धरण, आरव, निवेश के एक शानदार अवसर के लिए मुझे मैसेज करो, 7 दिनों में आपके पैसे दोगुने हो जाएंगे। उद्धरण, बाप रे, कोई सिग्मा के अंदर सिर्फ 10 दिनों में 10 लाख कैसे इकट्ठा कर सकता है? वह लड़का कुदरत का करिश्मा है। आज से मैं भाई आरव की टीम में हूँ। सिग्मा में कदम रखते ही एक प्रीमियम बैंक की गोल्ड मेंबरशिप उसकी भविष्य की उपलब्धियां भी निश्चित रूप से निराश नहीं करेगी। उद्धरण, जैसा भाई वैसा भाई। उद्धरण, मुझे वह भानु पसंद नहीं आया। वह स्पष्ट रूप से आरव को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से नफरत है। उद्धरण, हाँ, देखो जैसे ही आरव ने पैसे जमा किए, उसने तुरंत स्ट्रीम बंद कर दी। वह दूसरों की भलाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उद्धरण, चलो ऐसे लालची लोगों को कैंसिल करते हैं। हमें कैंसल भानु अभियान शुरू करना चाहिए। उद्धरण, मैं कैंसल भानु अभियान का समर्थक हूँ। मैं उसे हर सोशल मीडिया से हटा दूंगा। उद्धरण, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। हम पृथ्वीवासियों को एकजुट होकर अपनी शीर्ष प्रतिभाओं का समर्थन करना चाहिए। ऐसी बदनामी बर्दाश्त के बाहर है। उद्धरण, इसी बीच आरव, श्रीमान, गोल्ड की तुलना में प्लेटिनम सदस्यता के लाभ असीमित हैं। 7 गैलेक्सीज बैंक की पूरे ब्रह्मांड के कई प्रीमियम संस्थानों के साथ साझेदारी है, जिसमें बिग पोशंस और वेपन्स अनलिमिटेड जैसी कई लोकप्रिय मचेन चेन शामिल हैं। प्लेटिनम कार्ड के साथ न केवल हमारे बैंक में, बल्कि हमारे सभी सहयोगी भागीदारों के यहाँ भी आपको एक प्रीमियम ग्राहक माना जाएगा और आपको उन सभी स्टोरों पर कुल बिल पर 15-30% की भारी छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको हमारी सबसे प्रीमियम नीलामियों तक पहुंच मिलेगी और आम जनता से पहले ही ब्रह्मांड की सभी दिलचस्प घटनाओं और विशेष आयोजनों की जानकारी भेजी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्रह पर कोई उत्सव होने वाला है, तो आप सबसे पहले इसे जानने वाले होंगे और आपके एक इशारे पर बैंक आपकी यात्रा से लेकर आवास तक सब कुछ संभालेगा। यदि यह कोई व्यापारिक उत्सव है, तो हम बिक्री के लिए उपलब्ध सभी वस्तुओं, उनके इतिहास और ऐसी ही अन्य जानकारियों की एक सूची भी तैयार करेंगे ताकि आपकी यात्रा कुशल रहे। यदि आप नाश्ते में किसी सुदूर ग्रह के व्यंजन खाना चाहते हैं, तो बैंक एक कर्मचारी को उसे लाने के लिए भेजेगा और उसे आपके नाश्ते के लिए गर्मा गर्म परोसेगा। आपकी हर उचित इच्छा इस संस्थान के लिए आदेश की तरह होगी और हम आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अपनी सभी जमा राशियों पर 10% की शानदार ब्याज दर मिलेगी और आप बहुत कम 11% ब्याज दर पर 10 मिलियन 1 करोड़ स्वर्ण तक उधार भी ले सकते हैं। प्रीमियम क्लबों से लेकर बेहतरीन डाइनिंग रेस्टोरेंट तक, ये कार्ड आपको बिना किसी समस्या के किसी भी लाइन को बाईपास करने में मदद करेगा। इसका उपयोग करके आप न केवल हमारे बैंक से, बल्कि ब्रह्मांड भर के 132 संबद्ध बैंकों से भी पैसे निकाल सकेंगे। इस कार्ड को रखने के लाभ अनगिनत हैं और उन्हें समझाने में मुझे पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन संक्षेप में यह है कि अब आप 7 गैलेक्सीज परिवार के एक मूल्यवान सदस्य हैं। बैंक मैनेजर को कार्ड के फायदों के बारे में बताते हुए सुनकर आरव मुस्कुराया। वह वास्तव में भाग्यशाली था कि उसे प्लेटिनम अपग्रेड मिला, क्योंकि दादाजी नोवा की रणनीति ने उसे एक बहुत ही उपयोगी अतिरिक्त लाभ दिलाया था। आरव बिग पोशन और वेपन्स अनलिमिटेड जैसी चेन से परिचित था और उन प्रीमियम संस्थानों में छूट मिलना अपने आप में एक बड़ी बात थी। समय के साथ यह उसके हजारों स्वर्ण सिक्के बचाएगा। हाथ में नया प्लेटिनम कार्ड लेकर बैंक के बाहर निकलते हुए आरव विश्वविद्यालय के लिए नए हथियार, कपड़े और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए सीधे बाजार की ओर चल दिया। उसका बजट सिर्फ 5000 स्वर्ण सिक्कों का था, क्योंकि वह 2000 आपात स्थिति के लिए बचाना चाहता था और फीस भरने के लिए उसे 1 मिलियन की जरूरत थी। हालांकि मॉर्निंग स्टार जैसे पिछले ग्रह पर, जो टियर 0 खिलाड़ियों से भरा था, 5000 स्वर्ण भी एक बड़ी संपत्ति थी। यहाँ इस तरह के पैसे खर्च करने से वह आम लोगों के बीच किसी राजा से कम नहीं था। आरव की योजना सरल थी, सामान खरीदो, विश्वविद्यालय के लिए टेलीपोर्टेशन लो और जितनी जल्दी हो सके दाखिला कराओ। आरव सबसे पहले दर्जियों की दुकान पर गया, जहां एक अति उत्साही मोटे आदमी ने उसका स्वागत किया।
वह आदमी आरव की मर्जी के बिना उसके पूरे शरीर पर अपनी उंगलियां घुमा रहा था। आइए आइए सेनोर, गिनेलुओगी को अपना सही माप लेने दीजिए, उस मोटे आदमी ने आरव की कॉलरबोन को दबाते हुए कहा। क्या आप कृपया थोड़ा दूर से माप ले सकते हैं? आरव ने विनम्रता से पूछा, लेकिन उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। गिनेलुओगी उत्साह में आरव का कद काठी नापता रहा। इस आदमी को माफ कर दीजिए, गिनेलुओगी ने इतने लंबे समय के बाद ऐसा बेहतरीन इंसानी नमूना देखा है, गठीला और एकदम सही अनुपात वाला शरीर। कोई ऐसा जो गिनेलुओगी के बनाए कपड़ों के साथ न्याय कर सके, दर्जी ने उत्साहित होकर कहा। आरव शांत हो गया और उसे अपना काम करने दिया। 5 मिनट तक अजीब तरह से छूने के बाद गिनेलुओगी ने आखिरकार पूछा, आपको किस रंग के कपड़े चाहिए? आरव, काला। गिनेलुओगी, मजबूती। आरव, ज्यादा अधिमानतः चमक लेद। गिनेलुओगी, जेबें। आरव, 3 छिपी हुई जेबें और 2 बाहर की तरफ। गिनेलुओगी, हथियारों के लिए जेब। आरव, हाँ, जितनी संभव हो सके। गिनेलुओगी, पोषण के लिए। आरव, 1। गिनेलुओगी, मैचिंग पैंट और जूते। आरव, हाँ। गिनेलुओगी, बटन। आरव, चांदी के। गिनेलुओगी, कितने जोड़े? आरव, 3। गिनेलुओगी, भुगतान का तरीका। आरव, 7 गैलेक्सीज प्लेटिनम। गिनेलुओगी ने सब कुछ नोट किया। अंत में आरव की पसंद से प्रभावित होकर उसने कहा, कुल 1200 स्वर्ण सिक्के 400 प्रति जोड़ा। लेकिन 7 गैलेक्सीज प्लेटिनम के विशेष डिस्काउंट के कारण गिनेलुओगी सब सिर्फ 1000 स्वर्ण में देगा। आरव ने अपना चमकता हुआ प्लेटिनम कार्ड निकाला और 1050 स्वर्ण का भुगतान किया, जिसमें 50 स्वर्ण की टिप शामिल थी। नोवा के लिए ये देखना मजेदार था कि पैसा आने पर इंसान कैसे बदल जाता है। कुछ ही दिन पहले आरव एक चांदी के सिक्के के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार था, और आज उसके पास इतना पैसा था कि उसने बिना सोचे 50 स्वर्ण की टिप दे दी। गिनेलुओगी इस उदारता से बहुत खुश हुआ और झुककर बोला, कृपया कल अपना सामान ले जाएगा। इसके बाद आरव लोहार की दुकान पर गया। चूंकि इस टियर 0 ग्रह पर वेपन्स अनलिमिटेड का कोई स्टोर नहीं था, आरव को बुस्केट्स ब्रदर्स नाम की एक स्थानीय दुकान पर जाना पड़ा। दर्जी की साफ सुथरी दुकान के विपरीत यहाँ हर तरफ हथियार बिखरे पड़े थे और काफी भीड़ थी। लोग हथियारों को उठाते, वजन और संतुलन जांचने के लिए घुमाते और पसंद न आने पर वहीं फेंक देते। आरव ने अपने लिए एक अच्छी तलवार ढूंढनी शुरू की और 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने निम्नलिखित सामान खरीदा। 2 अनकॉमन स्टील की तलवारें, एक रेड सफेद स्टील की तलवार, 15 कॉमन फेंकने वाले खंजर टैगर्स, 1 कॉमन धनुष और तीरों का तरकश। कुल बिल 450 स्वर्ण का हुआ, जिसे आरव ने तुरंत चुका दिया। उसने कवच नहीं खरीदा क्योंकि वे बहुत भारी और शोर करने वाले थे, जिससे फुर्ती कम हो जाती थी। फिलहाल उसने अपने टिकाऊ लबादे पर ही भरोसा करने का फैसला किया। दुकान से निकलकर आरव जादू के सामान वाली दुकान की ओर जा रहा था। एक आम यात्री मुख्य सड़कों से होकर जाता, लेकिन आरव को शहर की गलियों और शॉर्टकट्स का पता था। ये गलियां अक्सर असुरक्षित मानी जाती थीं, जहां लूटपाट का डर रहता था। पिछले जीवन में आरव यहां आने से डरता था, लेकिन इस बार उसके पास अग्नि अस्त्र था, इसलिए वह सौ दुश्मनों से भी नहीं डरता था। आरव खुशी खुशी उन सनकरी गलियों में जॉगिंग कर रहा था, जहां इमारतों के बीच से आसमान की एक पतली सी लकीर दिख रही थी। तभी उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धाम, बैंग, उफ! इमारतों के बीच से कोई कचरे के डिब्बे पर आ गिरा था। कम रोशनी के कारण आरव केवल एक आकृति देख सका। उसने चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तभी ऊपर से 3 और लोग नीचे कूदे, जो गिरने वाले का पीछा कर रहे थे। कचरे में गिरा व्यक्ति तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आरव ने देखा कि सुनहरी भूरी रंग की आंखों वाली एक जोड़ी उसे घूर रही थी, और फिर वह आकृति बिजली की गति से उसके पास से गुजरी। पीछा करने वाले भी तुरंत उसके पीछे हो लिए। आरव ने उस दृश्य को देखा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अखिल ने उसे अपने विजन दृष्टि में दिखाया था। एक अंबर आंखों वाली लड़की, हाथ में 2 खंजर और अंधेरी गली में पीछा करते दुश्मन। ये वही चेहरा था जिसे आरव अच्छी तरह जानता था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसी महिला ने आरव के सीने में वही खंजर उतार दिए थे। वह माया थी। धत तेरे की, धत धत! आरव बदबदाया और उनके पीछे दौड़ने लगा। ये लड़की चैन से क्यों नहीं रह सकती? मेयर के गार्ड्स के हाथों मरते मरते अभी 4 दिन भी नहीं हुए और यह फिर से मुसीबत मोल ले रही है। आरव को नहीं पता था कि मामला क्या है, बस उसे इतना याद था कि अखिल ने उसे इस महिला को बचाने के लिए कहा था, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर उसे बचाना ही था। आरव ने अपनी पूरी ताकत से माया और उसके पीछा करने वालों का पीछा किया,
लेकिन शुरुआती 30 सेकंड में ही उसे यह साफ हो गया कि दूसरों की गति के मुकाबले वह बहुत धीमा था। हालांकि आरव ने अपने अनकहे स्टक पॉइंट्स को किसी बेहतर समय के लिए बचाकर रखा था, लेकिन मजबूरी में उसे अपनी गति बढ़ाने के लिए उन सबको एजिलिटी में डालना पड़ा। गति में वृद्धि काफी प्रभावशाली थी और इस बढ़ी हुई रफ्तार के साथ आरव मुश्किल से उस समूह को गलियों में ट्रैक कर पा रहा था। रोशनी की कमी के कारण उसे अंधेरे में हिलती हुई आकृतियों को देखने के लिए अपनी आंखों पर बहुत जोर देना पड़ रहा था। आरव का स्टेमिना तेजी से खत्म हो रहा था। इतनी देर तक पूरी गति से दौड़ना उसके शरीर को बुरी तरह थका रहा था और वह सिर से पांव तक पसीने में तरबतर था। तभी आरव ने अंधेरी गली में चिंगारियां उठती देखी और उसके तुरंत बाद धातुओं के टकराने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि हमलावरों ने आखिरकार माया को पकड़ लिया था और अब उनके बीच लड़ाई छिड़ गई थी। आरव थक चुका था, लेकिन उसने दांत पीसकर खुद को और तेज दौड़ने के लिए धक्का दिया। उसने पीछे से एक बेखबर हमलावर पर हमला किया और जबरदस्त गति के साथ उसे जमीन पर गिरा दिया। धाम! हमलावर पूरी तरह से अचंभित रह गया और आरव ने उसके झटके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपने नए खरीदे गए खंजर से प्रतिद्वंद्वी की छाती पर कई बार वार किया, जबकि वह खुद जोर जोर से हाँफ रहा था। घूम 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 454590 क्रिटिकल हिट। कोष्टक सिस्टम अधिसूचना आपने फारूक नाम के एक T1 खिलाड़ी को मार दिया है। चूंकि प्रतिद्वंद्वी डार्क फैक्शन से है और आप वर्तमान में लाइट फैक्शन क्षेत्र में हैं, इसलिए आपको कोई बदनामी नहीं मिलेगी। चूंकि आप लाइट फैक्शन से हैं, इसलिए सिर्फ जोन के अंदर खिलाड़ी को मारने के लिए आपको कोई एक्सपी नहीं मिलेगा। सिस्टम टिप्पणी T0 पर रहते हुए दूसरी T1 हत्या, आपकी किस्मत गजब की है। दुश्मन की मौत की पुष्टि होने के बाद आरव खड़ा हुआ। वह लगातार हाँफ रहा था और अपना खंजर ढीले हाथों से बचे हुए दो हमलावरों की ओर ताने हुए था। आरव ने कहा, सुनो हाँफते हुए, ये औरत मेरी सुरक्षा में है, तो मेहरबानी करके यहाँ से दफा हो जाओ प्लीज। आरव ने पहली बार हमलावरों को ध्यान से देखा। हालांकि वे सिर से पांव तक काले कपड़ों में ढके हुए थे, लेकिन उनके नुकीले कानों और त्वचा के गहरे भूरे रंग से पता चलता था कि वे डार्क एल्व्स थे। दो हमलावर और घायल माया, तीनों ने आरव को ऐसे देखा जैसे वह कोई जोकर हो। आरव पर एक साधारण इंस्पेक्शन स्पेल चलाकर वे सब ये समझ गए थे कि वह केवल लेवल 3 का एक T0 कमजोर खिलाड़ी है। इसे मार डालो, जीवित हमलावरों में से एक ने भारी आवाज में कहा और दूसरा सदस्य अपनी छोटी तलवार लेकर आरव की ओर झपटा। फायरबॉल! आरव ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तुरंत एकाक के गोले ने हमलावर को उड़ा दिया और उसे पीठ के बल पीछे गिरा दिया। आरव ने फायरबॉल्स की बौछार शुरू कर दी। 15 फायरबॉल, 15 फायरबॉल, 15 फायरबॉल। सिस्टम अधिसूचना आपने प्रतिद्वंद्वी को बंद डैमेज दिया है। अगले 20 सेकंड तक 2 HP प्रति सेकंड की हानि होगी। हमलावर घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि T0 का यह मामूली इंसान इतना खतरनाक जादूगर होगा। ये लगभग अकल्पनीय था। आरव ने दबाव बनाए रखा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर फायरबॉल्स की बौछार जारी रखी। आरव को करीब 2 मिनट लगे और कुल 85 शॉट्स में से 10 निशाने पर लगे, तब जाकर दुश्मन ढेर हुआ। बूया! आरव अपनी जीत पर खुशी से चिल्लाया। हालांकि वह लड़ाई में इतना मग्न था कि उसे अपने पीछे मंडराते खतरे का अंदाजा नहीं रहा। माया मरणासन स्थिति में थी और उसे खत्म करने से पहले तीसरे हमलावर ने आरव की खुली पीठ देखी और सोचा कि उसे पहले खत्म करना बेहतर होगा। वह चुपचाप आरव के करीब पहुंचा और पीछे से उसके दिल पर वार करने के लिए झपटने ही वाला था। फायरवॉल अपनी पीठ के पीछे अभी! दादाजी नोवा चिल्लाए और आरव ने बिना सोचे तुरंत अपनी पीठ के पीछे फायरवॉल खड़ी कर दी। हमलावर आग की दीवार की चपेट में आ गया और उसकी चीखें सुनकर आरव चौंक कर मुड़ा। उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसे एहसास हुआ कि वह मौत के कितने करीब था। आरव ने कोई जोखिम नहीं लिया और तब तक फायरबॉल्स बरसाता रहा जब तक दुश्मन राख नहीं हो गया। एक T1 खिलाड़ी के लिए भी इतनी जल्दी 100 फायरबॉल्स छोड़ना असंभव था। उनका कीवी 30वें स्पेल तक खत्म हो जाता। आरव खुशकिस्मत था कि उसके पास एक दिव्य हथियार था। आरव ने गर्व से अपनी नाक सहलाए और माया की हालत देखने के लिए उसके पास गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि माया के मुंह से झाग निकल रहा था और उसे तेज बुखार था। आरव ने उस पर इंस्पेक्शन स्पेल चलाया। माया पैराट्स नाइटब्लेड T1 लेवल 31 स्थिति जहरीली पॉइजन HP 14 250 तेजी से कम हो रहा है। धत! मेरे पास कोई पोशंस नहीं है। आरव बदबदाया। वह दुकान पर ही जा रहा था जब ये सब हुआ।
मुझे लगता है मुझे इसे मरने देना चाहिए, सेफ जोन में है तो स्थायी मृत्यु तो होगी नहीं। इसे स्मृति मिटाने वाला जहर दिया गया है, अगर ये मर गई तो इसकी यादों का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए मिट जाएगा। गली में एक पुरुष स्वर गूंजा। आरव तुरंत सतर्क हो गया और गली को रोशन करने के लिए हाथ में फायरबॉल जलाया। उसने देखा कि एक सफाईकर्मी आराम से गली में झाड़ू लगा रहा था। उस सफाईकर्मी की त्वचा पीली सफेद थी और उसकी आंखें माया की आंखों से भी कहीं ज्यादा गहरी लाल थीं। उसकी आंखें किसी साधारण कामगार के बजाय एक शक्तिशाली योद्धा जैसी लग रही थीं। वह व्यक्ति एल्बिनो लग रहा था क्योंकि उसकी भौहें और बाल भी सफेद थे। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन नोवा के अनुसार वह अपने 30 के दशक के मध्य में था। वह दिखने में बेहद प्रभावशाली और गठीले बदन वाला था। अगर उसके हाथ में झाड़ू और नीले रंग की वर्दी न होती तो आरव उसे कोई बड़ा रईस समझ बैठता। आरव ने उस पर इंस्पेक्शन स्पेल चलाने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह उस आदमी की पहचान नहीं जान पाया। आरव को महसूस हुआ कि वह आदमी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर भी उसकी मौजूदगी उसे असहज कर रही थी। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी करता, सफाईकर्मी ने कहा, जिससे आरव की तंद्रा टूटी। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास लगभग 30 सेकंड हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी करता, सफाईकर्मी ने आरव को याद दिलाया, जो अपनी जद्दा से बाहर निकला। आरव को उस अजीब सफाईकर्मी पर भरोसा नहीं था, फिर भी वर्तमान में उसके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिस व्यक्ति को उसे बचाना था वह सचमुच उसके सामने दम तोड़ रही थी। मैं उसे कैसे बचाऊं? मेरे पास कोई पोशंस नहीं है और न ही मैं उपचार जादू कर सकता हूं, आरव ने अपनी आवाज में थोड़ी जल्दबाजी के साथ पूछा। खैर, वह एक वैम्पायर है, उसे ठीक करने के लिए अपना खून दो, सफाईकर्मी ने हमेशा की तरह सहज भाव से सुझाव दिया। आरव यह विचार सुनकर सिहर गया, फिर भी उसने बहादुरी से अपनी हथेली चीर दी और माया के झाग वाले मुंह में खून टपकाना शुरू कर दिया। जैसे ही मानव रक्त माया के मुंह में गया, वह तुरंत हिलने डुलने लगी। उसकी आदिम प्रवृत्तियां जाग उठी और उसने अनैच्छिक रूप से आरव के खून से सने हाथ को काट लिया। आह! जैसे ही माया ने उसे काटा, आरव को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसका मन सुन्न होने लगा और उसका दिल तेजी से खून पंप करने लगा। आरव की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और उसे लगा कि उसकी मांसपेशियां जेली की तरह ढीली पड़ गई हैं। उसने देखा कि सफाईकर्मी एक कुटिल मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ रहा है। आरव ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसका सुस्त शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। माया ने उसके हाथ में इतनी गहराई से दांत गदा दिए थे कि वह अपनी कमजोर ताकत के साथ खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उस क्षण आरव केवल यही सोच सका, धिक्कार है, फिर से नहीं। तभी सफाईकर्मी ने आरव को बेहोश करने के लिए अपने झाड़ू के चपटे सिरे से प्रहार किया। आरव के पूरी तरह बेहोश होने से पहले उसने अपने दिमाग में एक परिचित आवाज सुनी जिसने कुछ ऐसा कहा, मूर्ख, और फिर उसके सामने अंधेरा छा गया। सफाईकर्मी ने अपने घुटने मोड़े और माया को तब तक पर्याप्त रक्त पीने दिया जब तक कि उसके चेहरे पर रंगत नहीं लौट आए और उसकी जान का खतरा टल गया। फिर उसने आरव के हाथ को उसके मुंह से हटा दिया, उसे उसका सारा खून चूसने से रोक दिया। इस प्रक्रिया में राजकुमारी की नींद खुल गई और उसने सफाईकर्मी की ओर अपने नुकीले दांत दिखाए। शुभ रात्रि, सफाईकर्मी ने कहा और एक बार फिर अपना झाड़ू घुमाया, जिससे माया भी बेहोश हो गई। सफाईकर्मी ने आरव के खून से सने हाथ को अपनी नाक के पास खींचा और उसके ताजे खून की महक ली। आज मानव रक्त पीने की संभावना से उसके मुंह में पानी आ रहा था। हालांकि आरव का खून पीना शुरू करने से पहले आरव के गले में लटके एक हरे रंग के पेंडेंट ने उसकी उत्सुकता जगाई। सफाईकर्मी ने उस हरे पंखों वाले देवदूत पेंडेंट पर अपने इंस्पेक्शन स्पेल का उपयोग किया और ये देखकर हैरान रह गया कि उच्च निरीक्षण स्तर होने के बावजूद वह वस्तु की जानकारी नहीं देख पा रहा था। उत्सुक होकर उसने आरव के स्टैट्स की जांच की तो पाया कि आरव के शरीर में कीवी का एक भी बिंदु नहीं था। लेकिन कुछ ही समय पहले सफाईकर्मी ने अपनी आंखों से एक जादूगर के रूप में उसका कौशल देखा था। सफाईकर्मी अब खुलकर मुस्कुरा रहा था। इस लड़के जैसे दिलचस्प व्यक्ति से मिले उसे लगभग 1 दशक हो गया था। अब वह उसे खाना नहीं चाहता था, बल्कि उन सभी रहस्यों को जानना चाहता था जो वह अपने भीतर छिपाए हुए था। इंच दर इंच उसके शरीर को स्कैन करने के बाद अंततः सफाईकर्मी को आरव के कौशल का स्रोत मिल गया, अंदर समाया हुआ अग्नि अस्त्र। ये देखकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। नोवा ने अग्नि अस्त्र की पहचान को टियर 3 तक गुप्त रखा था, जिसका अर्थ था कि सफाईकर्मी कम से कम टियर 4 का एक शक्तिशाली व्यक्ति था।
आखिर तुम कौन हो? सफाईकर्मी ने बदबदाते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से आरव के असामान्य भाग्य और पहचान में रुचि ले रहा था। तभी उसके मन में एक शरारती विचार ने जन्म लिया। यह एक अत्यंत जोखिम भरी प्रक्रिया थी, जिसका उपयोग लाखों साल पहले पागल जादूगर ने पिशाचों की एक ऐसी नस्ल बनाने के लिए किया था जो इतनी शक्तिशाली थी कि उनके अपने ही लोगों ने उन्हें ब्रह्मांड के लिए खतरा घोषित कर उनका शिकार किया था। जहां इंसानों को पिशाच में बदलना अपने आप में खतरनाक था, वहीं रूपांतरण के दौरान ब्लड लाइन हेरफेर की प्रक्रिया और भी खतरनाक थी। केवल 10,000 में से एक विषय ही इस प्रक्रिया में जीवित बच पाता था, और उन बचे हुए 10,000 में से केवल एक ही मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाता था। स्वाभाविक रूप से पिशाच मनुष्यों की तुलना में बहुत बेहतर नस्ल थे। पिशाचों का औसत जीवनकाल 280 वर्ष था, जबकि कुछ 400 वर्ष की आयु तक भी जीवित रहते थे। उनके जीवन का शिखर 30 से 150 वर्ष की आयु के बीच होता था। सभी पिशाचों का रक्त के प्रति लगाव था। वे रक्त पीकर अपना स्वास्थ्य वापस पा सकते थे और केवल रक्त का सेवन करके वर्षों तक अपने शरीर को बेहतर स्थिति में रख सकते थे। मनुष्यों के विपरीत इस नस्ल के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं थी। पिशाच स्वाभाविक रूप से बहुत तेज और मजबूत थे, और वे अपनी वंशानुगत विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। कुछ विशेषताओं ने पिशाचों को अंधेरे में देखने की अनुमति दी, कुछ ने उन्हें अंधेरे के प्राणियों जैसे चमगादड़, वुलटरहेग्स पर नियंत्रण करने की शक्ति दी। आज तक पिशाचों की 24,000 से अधिक ज्ञात वंशानुगत विशेषताएं थीं, जिनमें से लगभग सभी पर किसी न किसी कुलीन परिवार का एकाधिकार था। हालांकि मैडमेज का मानना था कि पिशाच नस्ल की सीमा यहीं तक नहीं थी। उसका मानना था कि आदिम वैम्पायर स्वयं रक्त के स्वामी थे। उनके पास रक्त में हेरफेर करने की क्षमता थी, और वे एक या दो नहीं बल्कि सभी नस्लों की सभी रक्त विशेषताओं में महारत रखते थे। कहा जाता था कि आदिम पिशाच तब विलुप्त हो गए थे जब आदिम पिशाच ग्रह फर्स्ट अवेकनिंग से गुजरा था। उस जागरण से बचे हुए लोग ही आज के कुलीन पिशाच घराने हैं। इसलिए उसने आदिम पिशाचों की वंशरेखा को पुनर्जीवित करना अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने ब्लड लाइन मैनिपुलेशन नामक एक प्रक्रिया बनाई, जिसने मानव से पिशाच में परिवर्तन के दौरान जानबूझकर एक विशिष्ट प्रकार की रक्त विशेषता को शामिल किया। अपने प्रयोगों के लिए अनगिनत लाखों विषयों की मृत्यु के बाद अंततः वह सफल हुआ। हालांकि उसकी सफलता ने पिशाचों की सबसे अस्थिर नस्ल को जन्म दिया, जिन्हें ब्लड ओवरलॉर्ड्स का उपनाम दिया गया। ब्लड ओवरलॉर्ड्स मूल रूप से शक्तिशाली पिशाच थे, जिनके शरीर में सबसे मजबूत पिशाच वंशों की क्षमताएं थीं। कभी कभी उनके पास 2 या 2 से अधिक कुलीन वंशों की क्षमताएं होती थीं, जो उन्हें सामूहिक विनाश का एक अत्यंत भयानक हथियार बनाती थीं। वे पिशाचों का एक अतिरंजित रूप थे, जिसका अर्थ था कि उनके शरीर में पिशाच जाति की सभी ताकतें बढ़ गई थीं, लेकिन उनकी सभी कमजोरियां भी उतनी ही बढ़ गई थीं। वे अपनी रक्त पिपासा ब्लडलस्ट को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और अपनी आदिम प्रवृत्तियों के प्रति इतने सच्चे थे कि उन्हें सभ्य नहीं बनाया जा सकता था। तत्कालीन पिशाच राजा ने ब्लड ओवरलॉर्ड्स को ब्रह्मांड के लिए खतरा घोषित कर दिया और ब्रह्मांड व्यापी शिकार शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मैडमेज का अभियान बंद हो गया और उसकी सभी रचनाएं मारी गईं। यद्यपि मैडमेज स्वयं रक्त में हेरफेर करने की आदिम क्षमता रखने वाले पिशाच को बनाने में विफल रहा था, फिर भी ब्लड ओवरलॉर्ड्स द्वारा प्रदर्शित शक्तियां इतनी शक्तिशाली और चौंकाने वाली थीं कि कई लोगों ने इस परियोजना से प्रेरणा ली और अपने संस्करण शुरू किए। लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास में कोई भी मैडमेज की मृत्यु के बाद उसके कार्य को दोबारा दोहराने के करीब नहीं पहुंच सका। समय बीतता गया, सदियां बीत गईं और जल्द ही मैडमेज और उसके ब्लड ओवरलॉर्ड्स की कहानी भुला दी गई। सभी ने इसे भुला दिया, सिवाय उसके वंशजों के, जिन्होंने गुप्त रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर शोध जारी रखा। हजारों वर्षों के शोध के बाद वे अंततः एक वंशज में सुप्त पड़ी आदिम रक्तरेखा प्राइमोर्डियल ब्लड लाइन को निकालने में सक्षम हुए। हालांकि रक्तरेखा के एक सक्षम धारक को बनाने के सभी प्रयास विफल रहे, जिसका कारण कीवी विषाक्तता कीवी पॉइजनिंग था। बिना कीवी वाले और एक अजीब नियति वाले उस आदमी आरव को देखकर मैडमेज के वंशज उस सफाईकर्मी के दिल में आशा की एक किरण जगी। यह एक पागलपन भरी आशा थी, एक ऐसी उम्मीद कि शायद ये लड़का ही वह व्यक्ति हो सकता है जो उस शापित रक्तरेखा को धारण कर सके। सफाईकर्मी ने आरव और माया के बेहोश शरीरों को अपने कंधों पर उठा लिया। उसका गंतव्य उसके परिवार द्वारा कुछ विशिष्ट ग्रहों पर बनाए गए गुप्त टेलीपोर्टेशन पोर्टल थे। इस विशेष ग्रह पर वह पोर्टल एक अंधेरी गली में रखा हुआ एक पुराना और घिसा पिटा कूड़ेदान था। बाहर से वह जंग लगा हुआ और बेकार दिखता था, लेकिन उस कूड़ेदान के आधार में एक गुप्त प्रवेश द्वार था,
जो एक विशेष भूमिगत टेलीपोर्टेशन केंद्र की ओर जाता था। जैसे ही सफाईकर्मी बच्चों को कंधों पर लादे सीढ़ियों से नीचे उतरा, टेलीपोर्टेशन केंद्र के पिशाच गार्ड ने उसे हैरानी से देखा। लेकिन सफाईकर्मी की पहचान अच्छी तरह से जानने के कारण उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कहाँ जाना है, श्रीमान? गार्ड ने पूछा। ग्रीन सॉइल, सफाईकर्मी ने उत्तर दिया। गार्ड ने सिर हिलाया और टेलीपोर्टेशन मशीन तैयार की। सफाईकर्मी टेलीपोर्टेशन घेरे के भीतर खड़ा हो गया और स्थानांतरित होने का इंतजार करने लगा। जल्द ही मशीन सक्रिय हुई और तीनों ग्रीन सॉइल ग्रह के लिए रवाना हो गए। ग्रीन सॉइल ग्रह एक दूर स्थित सर्पिल आकाशगंगा का एक ग्रह। आरव की आंखें बहुत भारीपन और तेज सिरदर्द के साथ खुलीं। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह थी माया, जो उसके पास के ही एक बिस्तर पर बंधी हुई थी। आरव ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिल सका। उसे एहसास हुआ कि वह भी माया की तरह ही बुरी तरह बंधा हुआ था। यादें धुंधलके से बाहर आने लगीं। आरव को बेहोश होने से पहले की घटनाएं याद आई, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं और वह घबराहट में आ गया। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? आरव कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से केवल दबी हुई आवाजें ही निकली, क्योंकि किसी कारणवश उसके मुंह में रुई जैसा पदार्थ ठूसा गया था। शांत हो जाओ लड़के, तुम्हें पकड़ लिया गया है और अब तुम अपहरणकर्ता की दया पर हो। नोवा ने आरव को शांत करने की कोशिश की। हालांकि उसके शब्दों ने आरव की घबराहट को और बढ़ा दिया। आरव ने अपनी क्षमता के अनुसार आसपास का जायजा लिया और वहां का दृश्य बिल्कुल भी आश्वस्त करने वाला नहीं था। चारों ओर मेडिसिनल इक्विपमेंट थे। थैलियों में खून लटका हुआ था, चीरा लगाने के लिए विभिन्न सटीक औजार थे और कई ऐसी मशीनें थीं जो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं लग रही थीं। वह कमरे में किसी जीव के शारीरिक अंग इधर उधर पड़े देख सकता था। पूरे कमरे में रसायनों, खून और अंगों की एक तीखी गंध फैली हुई थी। उसने देखा कि सफेद लैब कोट पहने काली आंखों वाले 2 पिशाच खून की एक बूंद पर कोई प्रयोग कर रहे थे। आरव से आंखें मिलते ही वे आपस में फुसफुसाने लगे और उनमें से एक दरवाजे की ओर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद वह सफाईकर्मी, दूध या सफेद लाल आंखों वाला वह सुंदर शैतान कमरे में दाखिल हुआ। उसने महंगे दिखने वाले काले चमड़े के दस्ताने पहने और मुस्कुराते हुए आरव का अभिवादन किया। सुप्रभात आरव, मैं देख रहा हूं कि तुम आखिरकार जाग गए हो। मुझे कहना होगा कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म चयापचय बहुत अच्छा है। नेफाल्डामाइन की 4 मिलीग्राम खुराक आमतौर पर इंसानों को 12 घंटे के लिए सुला देती है, लेकिन तुम 8 घंटे में ही चुस्त और दुरुस्त हो। चलो, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा जन्म का नाम सोहन सेंट आरविमस है, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे सोहन 9 फिंगर्स या सोहन द साइको के नाम से जानते हैं। मुझे ये उपनाम तब मिले थे जब मैं 14 साल का था और उनके पीछे की कहानी वास्तव में बहुत दिलचस्प है। खैर, आज हम मेरे गौरवशाली अतीत में नहीं जाएंगे, बल्कि मेरे अद्भुत कबीले सेंट आरविमस के अतीत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि केवल मेरे कबीले और उसके उद्देश्यों को समझकर ही हम ये समझ सकते हैं कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ। सेंट आरविमस कबीला सफाईकर्मियों और श्रमिकों का कबीला है, जिसे पिशाच राजा दर्शन शर्मा की सेवा में पिशाच कबीलों की सूची में 7वें स्थान पर रखा गया है। अगर तुम आज यहाँ जीवित बच गए, तो तुम्हें अपने लिए सेंट आरविमस नाम धारण करने का सम्मान मिलेगा, क्योंकि मैं बाहें फैलाकर परिवार में तुम्हारा स्वागत करूंगा। आरव घबरा गया। उसे बुरा एहसास हो रहा था कि वह यहाँ मानव प्रयोग के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट परीक्षण वस्तु के रूप में लाया गया है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। सहज रूप से उसने अग्नि अस्त्र को सक्रिय करने और सोहन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह अपना मंत्र सक्रिय कर पाता, सोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह एक बेहतरीन हथियार है जो तुम्हारे शरीर के अंदर है। अगर तुम बात नहीं मानोगे, तो इसे काट कर अलग करने में बड़ा दुख होगा। इस तुच्छ स्तर के हमले मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वे मुझे क्रोधित कर देंगे। तो बताओ आरव, क्या तुम मेरे धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हो? आरव ने सोहन की डरावनी लाल आंखों में देखा और उसके मर्डरस ऑरा को महसूस किया। उसने थूक गटका और हमले का विचार छोड़ दिया। मुझे मेसाफोमेटाइन लाकर दो, सोहन चिल्लाया और जल्द ही उसे एक इंजेक्शन दिया गया, जिसे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आरव की गर्दन में लगा दिया। आरव की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी इंद्रियां सुन्न हो गईं और उसे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया। बस निश्चित होने के लिए, मैंने तुम्हें गर्दन से नीचे लकवाग्रस्त कर दिया है,
ताकि तुम अपने उस छोटे से हथियार का उपयोग न कर सको और इसके बजाय मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों पर ध्यान केंद्रित करो। सोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा और एक बार फिर मुस्कुराहट के साथ बोलना शुरू किया। तो हालांकि हम सेंट आर्विमस के कई पूर्वज रहे हैं, हम व्यक्तिगत रूप से यह कहना पसंद करते हैं कि हमारे कबीले की सेवा करने वाला सबसे महान संरक्षक डेनिस सेंट आर्विमस था, जिसे ब्रह्मांड के इतिहास में मैगमेज पागल जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। आरव, देखो, हमारे संरक्षक ने अपनी मृत्यु से पहले अपने आजीवन मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने वंशजों को दी थी। हजारों वर्षों से हम सेंट आर्विमस ने उनके सपने को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि प्रत्येक पीढ़ी के काम ने हमें लक्ष्य के और करीब पहुंचाया है, और अब हमें लगता है कि हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। हमारा लक्ष्य आदिम वैम्पायर ब्लड लाइन को बहाल करना है, जो स्वयं रक्त में हेरफेर करने में सक्षम हो। और इस लक्ष्य के लिए हमने पूरे ब्रह्मांड से अनगिनत कुलीन वंशों और सामान्य पिशाचों के रक्त के नमूने एकत्र किए हैं। लगभग 1000 साल पहले हमने सभी ज्ञात रक्तरेखाओं का 99.9% हिस्सा इकट्ठा कर लिया था और अंततः हम नमूनों में से एक से आदिम रक्तरेखा निकालने में सक्षम हुए। हमने सोचा कि बस यही था, अब कोई और रक्तरेखा एकत्र करना बाकी नहीं था। हालांकि तभी सारा नाइटब्लेड सामने आई। मैं जानता हूँ आरव, तुम सोच रहे होगे कि सारा कौन? तो आरव, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सारा कौन है। सारा नाइटब्लेड तुम्हारे बगल में बैठी इस लड़की माया पेराट्स नाइटब्लेड की माँ है, एकमात्र ऐसी हस्ती जिसके पास वह रक्तरेखा है जिसे हम सेंट आर्विमस कभी नहीं निकाल पाए। जैसे ही उसकी माँ का नाम लिया गया, माया अचानक जाग गई। उसकी लाल आंखें सीधे सोहन को घूर रही थीं, मानो उसके सिर में छेद कर देंगी। माया ने सोहन को घूर कर देखा। आरव के विपरीत, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह सफाईकर्मी कौन है, माया अच्छी तरह जानती थी कि वह कौन है। माया के लिए वह एक रिश्तेदार था, उसके पिता की ओर से एक दूर का चाचा और उसका अपना गॉडफादर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। माया को कभी समझ नहीं आया कि उसके पिता सोहन जैसे आदमी पर इतना भरोसा क्यों करते थे, लेकिन आज उसका अपहरण करके ऐसा लग रहा था कि सोहन ने सारी हदें पार कर दी हैं। सोहन ने आरव की ओर देखा और कहा, इससे पहले कि हम अपनी कहानी जारी रखें, मुझे अपनी धर्मपुत्री को एक विचलित करने वाली खबर देनी है। मुझे क्षमा करना प्रिय आरव। सोहन ने माया के मुंह में ठूसी हुई रुई निकाल दी और तुरंत माया ने सोहन का हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन सोहन ऐसी छोटी चालों में फंसने के लिए बहुत तेज था। चाचा, इस बार आपने हद पार कर दी है, पिताजी आपको छोड़ेंगे नहीं। माया ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए सोहन को धमकी दी। माया को सोहन से किसी अहंकारी जवाब, एक मजाकिया लतीफे या उसकी सामान्य बकवास की उम्मीद थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सोहन के चेहरे के भाव पहली बार गंभीर हो गए। तुम्हारे पिता लॉर्ड मोहन पेराट्स मर चुके हैं। आरव ने देखा कि माया के चेहरे का रंग उठ गया और उसकी आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। तो आखिरकार उन्होंने उन्हें मार ही दिया। माया ने रुधे हुए गले से कहा, वह स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार कर रही थी। हाउस पेराट्स राजा दर्शन शर्मा के अधीन 16वें स्थान पर था। वे कुल 17 सौर प्रणालियों और 5 रहने योग्य ग्रहों को नियंत्रित करते थे और राजा की सेवा करने वाले सबसे मजबूत घरानों में से एक माने जाते थे। लॉर्ड मोहन का उनकी प्रजा द्वारा बहुत सम्मान और प्रेम किया जाता था, लेकिन उनकी जमीनें हमेशा अन्य घरानों की आंखों में खटकती थीं क्योंकि वे बहुत उपजाऊ और समृद्ध थीं। आज 12वीं रैंक वाले पिशाच घराने, लॉर्ड विलचोपा के घराने, जो खुद टियर 5 के ओवरलॉर्ड थे, ने हाउस पेराट्स पर अचानक हमला कर दिया। ये हमला इतना गुप्त था कि उनकी सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह से बेखबर रह गए। नीच हाउस चोपा ने युद्धपोतों को व्यापारिक जहाज़ों के रूप में छिपाया था और इन छलावरण वाले जहाज़ों का उपयोग करके सीमाओं पर धोखे से हमला किया था। माया की नींद तलवारों के टकराने और युद्धपोतों के जलने की आवाज़ से खुली थी। आखिरी बार जब उसने अपने पिता को देखा था तो उनके शब्द थे, सिग्मा भाग जाओ। माया विरोध करना चाहती थी, वह रुककर लड़ना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की सख्त नज़र के आगे उसने अंततः बात मान ली और मॉर्निंग स्टार ग्रह की ओर भाग गई। चोपा घराने के पीछा करने वालों ने माया को तब तक घायल किया जब तक कि वह लगभग मर नहीं गई, जिसके बाद आरव ने उसकी जान बचाई थी। उन कमीनों को पता था कि वे सिग्मा के भीतर उसे मार नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उस पर मेमोरी पॉइजन का इस्तेमाल किया, ताकि अगर वह बच भी जाए तो वह केवल अपने वास्तविक स्वरूप का एक खाली ढांचा बनकर रह जाए। माया जानती थी कि युद्ध में लोग मरेंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता युद्ध में गिर जाएंगे। भले ही वे दुश्मन से कमजोर रहे हों,
लेकिन अपने घरेलू क्षेत्र में होने के कारण उन्हें पीछे हटने का रास्ता मिल जाना चाहिए था। सोहन ने उदास स्वर में कहा, इस समय पैराट्स महल पर चोपा के झंडे फहरा रहे हैं, जबकि लॉर्ड मोहन की मृत्यु के बाद उन्हें सम्मानजनक तरीके से दफना दिया गया है। राजा ने चोपा द्वारा पैराट्स क्षेत्रों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब है कि अब तुम्हारे नाम कोई जमीन नहीं बची है, राजकुमारी। जैसे ही मैंने इस हमले के बारे में सुना, मैंने तुरंत तुम्हारे पिता की सहायता के लिए पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा प्रिय मित्र मोहन पहले ही मर चुका था। सालों पहले जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तब मोहन ने मुझसे वादा लिया था कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें अपनी संतान की तरह पालूं। और यह एक ऐसा वादा है जिसे मैं निभाऊंगा। माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। हालांकि उसके मुंह से सिसकने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उनमें कोई उदासी नहीं थी, केवल एक जलता हुआ क्रोध था। उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा, पिताजी की आत्मा को शांति मिले और वे 7वें स्वर्ग में मां से मिलें। चिंता न करें पिताजी, लॉर्ड विल चोपा जल्द ही आपके पास शाश्वत विश्राम में शामिल होंगे। मैं खुद उन्हें खत्म करने का वादा करती हूँ। आरव एक ही समय में माया से थोड़ा डरा हुआ भी था और प्रभावित भी। वह अपने नुकसान को लेकर असामान्य रूप से शांत थी और प्रतिशोध की भावना से जल रही थी। यह महिला उसके उन सभी पुराने विचारों को तोड़ रही थी जो वह महिलाओं के बारे में रखता था। वह वास्तव में एक दिलचस्प व्यक्तित्व थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, सोहन ने कहा। उसके चेहरे पर उसकी सामान्य मुस्कान लौट आई। राजकुमारी, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। तुम विश्वविद्यालय जाओगी, अपना समय बिताओगी, अपने कौशल को निखारोगी और मजबूत बनोगी। बदला लेने का समय आएगा, लेकिन वह जल्द ही नहीं आने वाला। सोहन ने अपनी सबसे मासूम मुस्कान बिखेरी, लेकिन इससे वह केवल दुष्ट और डरावना लग रहा था। गद्दार, क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को अपना प्रिय मित्र कहने की? हाउस सेंट आरविमस, हाउस चोपा को नेस्तनाबूद कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदला न लेने की? माया पूरी तरह से सोहन पर भड़क उठी, लेकिन उसे माया के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सोहन ने अपने सहायक की ओर देखा और उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने का इशारा किया। मैं तुम पर थूकती हूँ, सोहन सेंट मैक्सिमस, मैं तुम पर और तुम्हारे कबीले पर थूकती हूँ। मुझे फिर कभी अपनी धर्मपुत्री मत कहना। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगी, समझ गए तुम? सुनो बच्ची, मैं पालन पोषण में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम वही करो जो मुझे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लगता है। तो तुम जितना चाहो चिल्ला सकती हो, लेकिन अभी कुछ समय तक न तो कोई बदला लिया जाएगा और न ही हाउस चोपा की हत्या होगी। हम उचित समय आने पर उन्हें नष्ट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल तुम सो जाओ, सोहन ने माया को इंजेक्शन लगाते हुए कहा, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई। गहरी सांस लेते हुए सोहन ने आरव की ओर देखा और कहा, आरव, तुम्हें इस दृश्य के लिए मुझे क्षमा करना होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे जैसे सुंदर पुरुषों के लिए महिलाओं से निपटना कितना कठिन होता है। आरव ने अपनी आंखें घुमाईं। अगर इस पूरे घटनाक्रम से उसे एक बात समझ आई थी, तो वही है कि सोहन पूरी तरह से एक अतरंगी इंसान था। हाँ तो आरव, तुम्हारी दुविधा पर वापस आते हैं, सोहन ने कहा और आरव के सुन्न हाथों को सहलाया। देखो लड़के, तुम एक अतरंगी जीव हो। मैंने निजी तौर पर हर तरह के प्राणी देखे हैं, इंसान, वैम्पायर्स, ज़ॉम्बी, गोब्लिन, हॉबगोब्लिन, फायर गोब्लिन, डम्ब गोब्लिन, मतलब बहुत सारे गोब्लिन। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई प्राणी नहीं देखा जो प्रथम जागरण, फर्स्ट अवेकनिंग में जीवित बच गया हो और फिर भी उसके पास क्यूई आंखें न हो। इस उपलब्धि में तुम अकेले हो। तुम्हारी क्यूई नसें पूरी तरह बंद हैं, फिर भी तुम क्यूई से भरपूर इस वातावरण में क्यूई विषाक्तता का शिकार हुए बिना जीवित हो। ये वास्तव में अद्भुत है, सोहन ने खुशी से झूमते हुए कहा। उसे आरव जैसा अनोखा नमूना पहले कभी नहीं मिला था। देखो आरव, पिशाच एक ऐसी नस्ल है जो पैदा भी हो सकती है और बनाई भी जा सकती है। पिशाच न केवल प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं, बल्कि एल्फ और इंसान दो ऐसी विशेष प्रजातियां हैं जिन्हें एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से पिशाच में बदला जा सकता है, जिसे हम वैम्पायरिफिकेशन कहते हैं। इंसानों और हम पिशाचों के बीच केवल एक ही बड़ा अंतर है, तुम गर्म खून वाले प्राणी हो और हम ठंडे खून वाले। जहां एक सामान्य इंसान की धड़कन 80 बीपीएम होती है, वहीं नवजात पिशाच का दिल मिनट में केवल 1 बार धड़कता है और वयस्कों का 2 या 3 बार। तो इंसानों की तुलना में ये बहुत कम है और इसी कारण हमारे पास शरीर का तापमान नियंत्रित करने का गुण नहीं होता।
हम अपना तापमान 37 डिग्री सी पर स्थिर नहीं रख सकते, बल्कि हमारे शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ये हमें गर्म और ठंडे दोनों वातावरणों में आसानी से ढलने में मदद करता है, क्योंकि हमारे अंग तब भी काम करना बंद नहीं करते जब आंतरिक तापमान बहुत अधिक या बहुत कम हो। सोहन ने आरव को पिशाच शरीर रचना का बुनियादी ज्ञान दिया और सावधानी से प्रयोग की तैयारी शुरू की। उसने आरव के शरीर से कई चिकित्सा उपकरण जोड़ दिए और एक विगो के माध्यम से उसकी बाहों में विभिन्न सीरम के इंजेक्शन लगाए। लड़के, ये तुम्हें पिशाच बनाने जा रहा है। ये बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होगी, इसलिए मुझसे लगातार बात करते रहना। चाहे कितना भी दर्द हो, बस मुझसे सामान्य रूप से बात करते रहना, ठीक है? नोवा ने आरव से कहा। आरव ने मुंह में दबी रुई को जोर से काटा और अपने मन में जवाब दिया, ठीक है दादाजी, मैं समझ गया। वैम्पायरिफिकेशन में मूल रूप से तुम्हारे शरीर का सारा मानवीय खून निकाल दिया जाता है। पुराने जमाने में ये काम पिशाचों द्वारा तुम्हारा खून चूस कर किया जाता था, लेकिन अब हम इतने असभ्य नहीं हैं, इसलिए हम मशीनों का उपयोग करते हैं। तो लगभग 1 या 2 मिनट के लिए तुम बिना खून के और मृत अवस्था में रहोगे, और फिर उस खून की जगह एक पिशाच का खून इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हारे मामले में खुश हो जाओ, क्योंकि वह मेरा और माया का खून होगा। गर्व करो, क्योंकि हम दोनों बहुत शक्तिशाली कबीलों से आते हैं और इसमें एक तीसरी प्रमुख रक्तरेखा ब्लडलाइन भी है जो और भी शक्तिशाली है। किसी सही खरीदार के लिए इस खून की कीमत अरबों सिक्कों से भी ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हें ये बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। ये पिशाच का खून तुम्हारे दिल को फिर से चालू करेगा, तुम्हारे अंगों को बदल देगा, तुम्हारी मांसपेशियों की संरचना बदल देगा और तुम्हारे पुराने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसका पुनर्निर्माण करेगा। ये बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन अंत में तुम एक पिशाच बन जाओगे, बशर्ते तुम जीवित बचो। सोहन ने 3 बड़ी मशीनों को जोड़ा और आरव के शरीर में कई सुइयां चुभो दी। जीवित रहने की पूरी कोशिश करना आरव। तुम्हारे जैसे दिलचस्प भाग्य वाले किसी व्यक्ति को इतनी जल्दी मरते देखना मेरे लिए दुखद होगा। अगर तुम बच गए, तो जागने पर तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइज होंगे। अच्छे वाले, बुरे नहीं, वादा है? तो पूरी कोशिश करना, सोहन ने थोड़े संदेह के साथ कहा। वह सहायकों को निर्देश देने के लिए मुड़ा, लेकिन बीच में ही रुककर उसने आरव के मुंह से रुई निकाल दी। क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द हैं? मेरा मतलब, कोई शंका? सोहन ने भौहें चाहकर पूछा। मेरा भाई एक भगवान है, वह तुम्हें, तुम्हारे बेवकूफ सेंट आरविमस कबीले को और तुम्हारे पिशाच राजा दर्शन शर्मा के टुकड़े टुकड़े कर देगा, मैं कसम खाता हूँ। आरव ने हाँफते हुए कहा। इंजेक्शनों का असर उसके दिमाग पर होने लगा था और उसे मतिभ्रम होने लगा था। सोहन 1 सेकंड के लिए रुका। उसके सहायकों की आंखों में साफ दर्द दिख रहा था, जो अब इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। हालांकि जहां आरव की धमकी उसे डराने के लिए थी, उसने सोहन की दिलचस्पी और बढ़ा दी। उस पागल एल्बिनो ने कहा, वाह वाह वाह, एक दिव्य रक्तरेखा तुम्हें एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में और भी कीमती बनाती है ना? हा 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 हा, मिलते हैं इस पार आरव, या फिर उस पार। हा 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 हा। आरव ने सोहन की गूंजती हंसी सुनी। सोहन ने प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया। आरव की आंखें बंद होने लगी, मानो वे इतनी भारी हो गई हों कि अब उन्हें खुला रखना संभव न हो। उसे लगा जैसे उसका दिमाग किसी भी सेकंड फटने वाला है। सोना मत लटके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोने की? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, हम इससे पार पा लेंगे। हार मत मानना आरव को एक बोए आदमी की चिल्लाहट सुनाई दी। वे आवाजें बहुत दूर से आती हुई लग रही थीं, बिल्कुल उसके दिवंगत पिता की आवाज की तरह। आरव को लगा जैसे वह एक अथाह खाई में गिर रहा है। ये डरावना था लेकिन साथ ही शांतिपूर्ण भी। आरव ने महसूस किया कि उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं उस अंधेरे में खो रही हैं। उसका शरीर हल्का और बोझ मुक्त हो गया। हालांकि बोझ के बाद वे चीजें भी उसका साथ छोड़ने लगी जिन्हें वह प्यार करता था। आरव घबरा गया और उस खाई में संघर्ष करने लगा। जब उसने अर्जुन को खुद से दूर जाते देखा, तो वह पूरी तरह से सिहर उठा। आरव ने संघर्ष किया और अपने भाई के टखनों को मजबूती से पकड़ लिया। वह गिरना तो बंद हो गया, लेकिन वह एक ही जगह फंस गया, न नीचे जा पा रहा था और न ही वापस ऊपर। आरव ने दांत पीसकर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। मैं हार मानने से इनकार करता हूँ। यहाँ नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। आरव ने एक आदिम गर्जना की, और जैसे उसकी पुकार का उत्तर देते हुए एक सुनहरा फरिश्ता उस खाई में नीचे उठकर आया, जिसने उस अंधेरी दुनिया में रोशनी भर दी। आरव ने उस फरिश्ते को पहचान लिया, वह अखिल था, उसका उपकारी।
अखिल ने आरव को पीछे से धक्का दिया जबकि आरव ने ऊपर अर्जुन की एडियों को पकड़ रखा था। सब मिलकर उस खाई से वापस ऊपर रोशनी और जीवन की ओर बने लगे। जैसे ही आरव अंततः उस खाई से बाहर निकला, उसने अपने सारे बोझ और अपने प्रियजनों को फिर से पा लिया। लेकिन अंत में उसने केवल एक चीज खो दी। वह एक अनमोल चीज थी, एक अमूर्त संपत्ति जिसे उसका मूल व्यक्तित्व कहा जा सकता था। लेकिन अब वह उसके पास नहीं थी। उस खाई से बचने की कीमत बहुत भारी थी और वहां से जीवित बाहर आने के लिए आरव को अपनी इंसानियत खोनी पड़ी। आरव इस हफ्ते शायद 5वीं बार तेज सिरदर्द के साथ जागा। उसके चारों ओर खून और अंग बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वह किसी प्रकार के मेडिकल रूम के अंदर है। क्या मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया था? आरव ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन जल्द ही यादें ताज़ा हो गईं और उसे बेहोश होने से पहले की सारी घटनाएं याद आ गईं। तो अब मैं एक वैम्पायर हूँ शायद, आरव ने सोचा। आश्चर्यजनक रूप से जागने पर आरव जरा भी नहीं घबराया। उसका दिमाग एकदम साफ था और उसकी भावनाएं ठंडी और स्थिर थीं। आरव को स्पष्ट रूप से याद था कि जब वह पहली बार यहाँ जागा था तो कमरे के दृश्य को देखकर उसे बेचैनी हुई थी। हालांकि इस बार खून और अंगों को देखकर उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई, बल्कि उन्हें देखकर उसे शरीर में एक सिहरन भरी उत्तेजना महसूस हुई। जैसे ही खून की गंध आरव की नाक में पहुंची, उसने सहज रूप से अपने नए उगे हुए नुकीले दांत दिखाए और एक पिशाच की तरह फुफकारने लगा। ये फुफकार लगभग स्वाभाविक थी, छींक की तरह अनियंत्रित खून को देखकर उसके शरीर में पैदा हुई प्यास की एक प्रतिक्रिया। अब वह उन बंधनों से मुक्त था जो यहाँ पहली बार आने पर उसके शरीर पर लगाए गए थे। आरव इस बार हिलने डुलने में सक्षम था। वह उस मेज से उठ खड़ा हुआ जिस पर वह सो रहा था, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पहली चीज जो आरव ने गौर की वह ये थी कि उसकी लंबाई बढ़ गई थी। उसे अपना शरीर सामान्य से बड़ा लग रहा था। इस घटना से पहले आरव की लंबाई 6 फीट थी, लेकिन अब वह कम से कम 3-4 इंच और बढ़ गया था, जिससे वह शारीरिक रूप से अधिक प्रभावशाली दिख रहा था। अगली चीज जो उसने महसूस की वह ये थी कि उसकी विजन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ था। वह अपनी इच्छा से किसी वस्तु पर जूम इन और जूम आउट कर सकता था, बिल्कुल कैमरे के लेंस की तरह। यह आरव के लिए एक अजीब एहसास था जो अब तक स्थिर मानवीय दृष्टि के साथ रहा था। जूम करने की यह क्षमता उसे पराई लग रही थी, लेकिन उसके व्यवहारिक दिमाग ने इसके लाभों को समझ लिया था और वह इसके लिए खुश था। तीसरी बात जो आरव ने महसूस की वह ये थी कि वह खुद को बेहद शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसकी मांसपेशियां पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत लग रही थीं। सिस्टम स्क्रीन दिखाओ, आरव ने बुदबुदाया और उसके सामने सिस्टम स्क्रीन प्रकट हो गई। बुनियादी जानकारी, नाम अनाम अभी तक निर्धारित नहीं, नस्ल प्राइमोर्डियल वैम्पायर, निवास ग्रह H 2047, प्रवृत्ति अलाइनमेंट नियमबद्ध दुष्ट लॉफुल ईवल, भाषाएं हिंदी, उपाधियां कोई नहीं, स्तर लेवल 10 73%, टियर 0, सिस्टम टिप्पणी, एक विलुप्त नस्ल का अंतिम जीवित सदस्य, क्या तुम्हें भी जल्द ही दफना दिया जाएगा? कोष्टक आंकड़े स्टैट्स, QE 0, स्वास्थ्य हेल्थ 100, स्टेमिना 100, एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 25, डेक्सटेरिटी 15, चपलता 32, संविधान 40, इंटेलिजेंस 10, सहन शक्ति 25, अनिर्धारित अंक 14, छिपे हुए गुण भाग्य लक 100, आकर्षण करिश्मा 1500, बुद्धिमानी विजडम, कर्म मान कामक वैल्यू, कौशल स्किल्स 1, अंतकोश कुचलना बॉल क्रशिंग 2, रात्रि दृष्टि नाइट विजन पैसिव 3, रक्त हेरफेर ब्लड मैनिपुलेशन 4, बुनियादी चांदनी स्व उपचार मूनलाइट सेल्फ हीलिंग पैसिव, उपकरण 1, अग्नि अस्त्र अर्ध दिव्य जुड़ा हुआ, 2, स्टील की तलवारें अनकॉमन, 1, सफेद स्टील की तलवार ट्रेय, 15 फेंकने वाले खंजर कॉमन, 1, धनुष कॉमन, 1, तरकश कॉमन, प्रतिरोध रेजिस्टेंसेस मध्यम अग्नि प्रतिरोध, बुनियादी मानसिक हेरफेर प्रतिरोध, बुनियादी रक्त हानि प्रतिरोध। आरव ने तुरंत अपनी सिस्टम स्क्रीन पर बहुत सारे बदलाव नोट किए। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि उसकी नस्ल मानव से बदलकर आदिम पिशाच हो गई थी। उसका लेवल 3 से बढ़कर 10 हो गया था, यानी प्रक्रिया के दौरान वह 7 लेवल आगे बढ़ गया था। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस को छोड़कर उसके सभी आंकड़ों में भारी उछाल आया था, विशेष रूप से शक्ति और संविधान में। आरव का शक्तिशाली महसूस करना सही था, उसका शरीर निस्संदेह बेहतर हो गया था। एक और बड़ा बदलाव ये था कि उसे कुछ नए कौशल मिले थे, 2 पैसिव और 1 एक्टिव। आरव ने उनकी जानकारी निकाली।
रात्रि दृष्टि आप अंधेरे में भी उतना ही साफ देख सकते हैं जितना रोशनी में। रक्त हेरफेर आप थोड़ी मात्रा में रक्त को नियंत्रित कर सकते हैं, बशर्ते वह तरल रूप में हो और वातावरण के संपर्क में हो। चांदनी स्व उपचार नाइट ब्लेड कबीले का एक वंशानुगत गुण, जो उपयोगकर्ता को चांदनी में घावों को प्राकृतिक रूप से भरने की अनुमति देता है। बुरे कौशल नहीं है। आरव के दिमाग में एक आवाज गूंजी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादाजी नोवा, आरव ने भावुक स्वर में सोचा, जिसके जवाब में नोवा ने केवल हुंकार भरी। आरव को बुरा नहीं लगा, वह जानता था कि अगर वह आज जीवित है तो उसका एक बड़ा श्रेय नोवा को ही जाता है। पिशाच बनने की यादें धुंधली थीं, लेकिन उसे याद था कि वह पूरी प्रक्रिया के दौरान लगातार नोवा से बातें कर रहा था। आरव ने बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक मेडिकल मशीन की चमकदार स्टील पर अपना प्रतिबिंब देखकर रुक गया। आरव की त्वचा अब पन्ने जैसी सफेद हो गई थी, जैसी कोरियाई सुपरमॉडल की होती है, लेकिन उसकी आंखें गहरे खून जैसी लाल थीं, माया की तरह सुंदर लाल नहीं, बल्कि सोहन की तरह हिंसक लाल। उसके बाल और भौहें अभी भी काले थे, जिसके लिए वह आभारी था, लेकिन अब वह इंसान से ज्यादा पिशाच लग रहा था। इससे पहले कि आरव अपनी नई पहचान को पूरी तरह स्वीकार कर पाता, प्रयोगशाला का दरवाजा जोर से खुला और सोहन तालियां बजाते हुए अंदर आया। आरव को मानसिक रूप से स्वस्थ और होश में देखकर वह खुशी से झूम उठा। आरव, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें खून की प्यास और पागलपन में डूबे बिना सही सलामत देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अगर तुम मर जाते तो मुझे बहुत दुख होता, लेकिन अब सब ठीक है। सोहन ने आरव के कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए उस पर निरीक्षण मंत्र चलाया। आरव ने माथे पर बल डाला, लेकिन कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं है। जब सोहन को एहसास हुआ कि आरव ने वास्तव में रक्त हेरफेर की क्षमता प्राप्त कर ली है, तो उसकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। हे भगवान, मेरे विधाता, सोहन हाँफते हुए बोला। वह अपना संतुलन खो बैठा और फर्श पर गिर गया। मेरे पूर्वजों का सपना पूरा हो गया। हमने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। सोहन पागलपन में फर्श पर लौटते हुए हंसने और चिल्लाने लगा। ये लड़का तो पागल हो गया है, नोवा आरव के दिमाग में फुसफुसाया, जबकि आरव उस पिशाच सोहन की हरकतों को देखता रहा। सोहन को अपनी गरिमा वापस पाने में पूरे 20 मिनट लगे, लेकिन उसके चेहरे की वह बेवकूफ़ी भरी मुस्कान फिर भी नहीं जा रही थी। तुम्हें पता है, मैं कबीले के बुजुर्गों की अनुमति के बिना आदिम तत्व का उपयोग करने के कारण बड़ी मुसीबत में फंसने ही वाला था। अगर तुम मर जाते तो मेरा सिर कलम कर दिया जाता, सोहन ने आरव को समझाया। अब आरव भी मुस्कुराने लगा था। सोहन की नादानी थोड़ी संक्रामक थी। खैर, अभी हमें बहुत कुछ देखना है, लेकिन सबसे पहले कुछ बुनियादी परीक्षण करते हैं और तुम्हारी इंद्रियों को निखारने में तुम्हारी मदद करते हैं। हालांकि तुम इस अनुभव से जीवित बच गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुम अपने शरीर की नई प्रवृत्तियों और शिकारी स्वभाव को समझते हो। पर चिंता मत करो, क्योंकि मैं, सोहन सेंट आरविमस, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। सोहन आरव को प्रयोगशाला के अंदर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले गया, जो गलियारों की एक भूल भुलैया जैसी थी। रास्ते में आरव ने देखा कि सोहन के कई लैब सहायक उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह दुनिया का नौवां अजूबा हो। वहीं माया एक कोने में दुबक कर अपने हथियारों को धार दे रही थी। उसने आरव पर एक नज़र डाली और एक पल के लिए उनकी आंखें मिली, लेकिन दोनों ने तुरंत नजरें फेर लीं। अंततः आरव को मानव बंदियों से भरे एक कमरे में ले जाया गया, जहां सोहन आखिरकार रुका। अंदर के सभी इंसान काफी मोटे ताजे थे और उनकी त्वचा पर एक विशिष्ट लाल रंगत थी, जो स्वस्थ हीमोग्लोबिन की मात्रा को दर्शाती थी। हमारे पास केवल बेहतरीन गुणवत्ता वाला मानव भोजन है, केवल सबसे रसीले और मोटे इंसानों को ही चुना जाता है। जाओ फिर, एक निवाला लो, सोहन ने संकेत दिया। आरव ने उन आंखों पर पट्टी बंधे और बंधे हुए इंसानों को देखा। वह सोहन की आवाज सुनकर उनके चेहरों पर बगते हुए खौफ को पहचान पा रहा था। वे छटपटा रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, कुछ ने तो डर के मारे पेशाब भी कर दिया था। कुल मिलाकर यह एक दुखद दृश्य था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आरव को बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ। उसे इंसानों को काटने की कोई इच्छा नहीं हो रही थी। मनोवैज्ञानिक रूप से उसे अभी भी उन्हें भोजन के रूप में देखना गलत लग रहा था। जहां पुराने आरव का दिल उनकी दयनीय स्थिति देखकर पसीज जाता, वहीं पिशाच आरव को उनके प्रति कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। फिर भी आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं एक सामान्य इंसान की तरह खाऊंगा और पीऊंगा। मैं खून नहीं पीना चाहता। सोहन ने एक सेकंड के लिए आरव का अध्ययन किया और फिर मुस्कुराया।
उसकी चौड़ी मुस्कान के नीचे उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। वह धीरे से एक इंसान के पास गया और उसका हाथ चीर दिया ताकि खून रिसने लगे। आरव ने भौहें चाहकर सोहन की ओर देखा और कहा, जैसा कि मैंने कहा, मैं। तभी ताजे खून की खुशबू आरव की नाक में पहुंची। उस सुगंध ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया और उसकी लार ग्रंथियां एक पागल कुत्ते की तरह लार टपकाने लगीं। मैं आरव हकलाने लगा और इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसकी आदिम प्रवृत्तियों ने उस पर कब्जा कर लिया। उसने अपने नुकीले दांत उस इंसान के खून बहते अंग में गहराई से गदा दिए और खून चूसना शुरू कर दिया। वह इंसान दर्द से चीखा और चिल्लाया, लेकिन आरव अब उसे सुन नहीं पा रहा था। खून पीते समय उसका शरीर परम आनंद यूफोरिया में था। वह गर्म तरल उसके गले से नीचे उतरते हुए उसे असीम संतुष्टि दे रहा था। आरव पीता रहा, मानो वह महीनों से भूखा हो और उसने पहली बार भोजन देखा हो। वह तभी रुका जब एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे टोका। सिस्टम अधिसूचना, आपने अत्यधिक रक्तहानि के कारण एक अनाम T0 मानव को मार डाला है। बैटल जोन में एक मानव को मारने के लिए आपको 25 XP मिले हैं। सिस्टम अधिसूचना, आपने रक्त का स्वाद चख लिया है और अब आपका शरीर कभी भी सामान्य भोजन का आनंद नहीं ले पाएगा। आपने रक्त तृप्ति सूचकांक अनलॉक कर लिया है। रक्त तृप्ति सूचकांक तृप्ति ग्रेटर दैन 80%, कोई रक्त पिपासा नहीं, 15% कुल शक्ति। तृप्ति 60-80% के बीच, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, हल्की रक्त पिपासा रहती है। तृप्ति 40-60% के बीच, तर्कसंगत सोचने की क्षमता कम हो जाती है, उच्च रक्त पिपासा देखी जाती है। तृप्ति 20-40% के बीच, अनियंत्रित रक्त पिपासा, शक्ति 30% कम हो जाती है। तृप्ति 20% से नीचे, आप एक बुद्धिहीन जानवर में बदल जाते हैं, सभी आंकड़े 50% कम हो जाते हैं। वर्तमान तृप्ति 92%। सिस्टम टिप्पणी, एक बार खून पीने वाला, हमेशा खून पीने वाला। जब आरव को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तो वह डर गया। उसने उस मुरझाए हुए मानव शव को देखा जिसे उसने अभी अभी खाया था और फिर सोहन की ओर देखा, जो किसी कागज पर उसके व्यवहार को नोट कर रहा था। आरव ने अपने होंठ चाटे। उसके मुंह में लोहे और धातु जैसा स्वाद अभी भी बना हुआ था। उसने अपनी जीभ थपथपाई और पूछा, मेरे साथ क्या हुआ? सोहन ने अपने नोट से नजरें हटाई और कहा, देखो आरव, हम पिशाचों को समय समय पर खून पीना पड़ता है। जब मैंने तुम्हारे आंकड़े चेक किए थे और उसमें तृप्ति सूचकांक नहीं देखा था, तो मैं हैरान था। लेकिन मुझे लगता है कि इसे अनलॉक करने के लिए तुम्हें अपना पहला खून पीना जरूरी था। चिंता मत करो, हम हर समय इंसानों को नहीं खाते। हमारे पास ब्लड बैंक हैं, बस अपनी इन्वेंट्री में कुछ रखें और जब मन करे पी लें। लेकिन हाँ, इसे कभी भी 60% से नीचे न गिरने दें, वह बहुत बुरी स्थिति होती है, मेरा विश्वास करो। आरव ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, जब मैं जागा था तब मेरे आसपास खून था, लेकिन तब मेरा आपा नहीं खोया जैसा कि तब हुआ जब आपने एक इंसान को चीरा। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं कभी इस इच्छा को नियंत्रित करना सीख पाऊंगा? सोहन मुस्कुराया और जवाब दिया, इसका कारण सरल है आरव। कल्पना करो कि 100 दिन पुराना सड़ा हुआ पिज्जा है जिस पर फंगस लगा है। क्या तुम्हें उसे खाने की इच्छा होगी? या तुम उसे छुओगे भी नहीं? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। वह पुराने और सड़े हुए पिज्जा को नहीं छुएगा। यही बात खून के साथ भी लागू होती है। नंगी आंखों से यह एक ही लाल रंग का दिखता है, लेकिन हम पिशाच जानते हैं कि कौन सा खून पीना है और कौन सा नहीं। जब हम ताज़ा खून देखते हैं तो हमें दावत जैसा महसूस होता है, जब हम बासी खून देखते हैं तो इच्छा आधी अधूरी होती है। और तुम मेरे दोस्त एक आदिम पिशाच हो, इसलिए दोनों तरह के खून के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया अतिरंजित है। तुम्हारी आदिम प्रवृत्तियां आधुनिक पिशाचों की तुलना में कहीं अधिक बुनियादी हैं। जहां ये युद्ध में एक वरदान हो सकता है, वहीं ये निस्संदेह तुम्हारे सामाजिक जीवन को कठिन बना देगा, जब तक कि तुम इसे नियंत्रित करना नहीं सीख लेते, क्योंकि जब भी तुम ताजे खून के आसपास होगे, तुम्हारी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही होगी। आरव ने माथे पर बल डाला। वह ऐसा खून चूसने वाला पागल नहीं बनना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यही उसकी नई वास्तविकता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सोहन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हम सब समय के साथ इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं। अभी तुम एक नवजात बच्चे की तरह हो जिसकी एकमात्र प्रवृत्ति अपनी माँ का दूध पीना है, लेकिन समय के साथ हम सब बड़े हो जाते हैं, है ना? सोहन के तर्क ने आरव को जरा भी आश्वस्त नहीं किया, लेकिन उसके पास फिलहाल इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव, अलग अलग तरह का खून हमें अलग अलग तरह से तृप्त करता है। इंसान उच्च गुणवत्ता वाला भोजन है और एल्फ का खून उससे भी ऊपर है। हालांकि
राक्षसों और अन्य प्राणियों के खून का हमारी तृप्ति पर बहुत कम असर होगा। एक इंसान का खून हमें तृप्त करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर हम गायों का खून पीते हैं तो उसी परिणाम के लिए हमें 3 गायों की जरूरत होगी। साथ ही हमारे पास खून चूसने की असीमित क्षमता नहीं है, इसलिए एक गाय को पीना ही काफी कठिन है, 3 की तो बात ही छोड़ो। इसलिए बेहतर यही है कि कम मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला खून पिया जाए ताकि शरीर तृप्त रहे। आरव ने माथे पर बल डाला, लेकिन सोहन के मुंह से निकलने वाले हर शब्द को नोट कर लिया। आखिरकार यह उसकी पिशाच 101 की क्रैश कोर्स क्लास थी। इसके बाद सोहन आरव को इमारत से बाहर ग्रीन सॉइल ग्रह के खुले और जंगली वातावरण में ले गया। आरव ने सबसे पहले ये गौर किया कि यह सचमुच एक हरे रंग की मिट्टी वाला ग्रह था, जो बंजर और पथरीला था, लेकिन किसी कारणवश हरी मिट्टी से ढका हुआ था। ये बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा था, लेकिन लाल के बजाय हरा, और यहाँ का वातावरण इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही थी। आरव ने अपने आसपास के परिवेश को देखा। उसकी वैम्पिरिक इंस्टिंक्ट्स उन वस्तुओं पर जूम कर रही थी जो संभावित खतरा हो सकती थी, और वह अवचेतन रूप से फाइटिंग स्टांस में आ गया। हालांकि आरव इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके डीएनए में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे और आदिम पिशाचों की प्राकृतिक प्रवृत्तियां उसके खून में समा गई थीं। भले ही इस ग्रह पर कोई जानवर नहीं थे, लेकिन आरव सहज रूप से जानता था कि किन चट्टानों से बचना है, क्योंकि उनके पीछे कोई शिकारी घात लगाकर बैठा हो सकता था। सोहन ने उसके इस व्यवहार को चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ देखा और अपनी डायरी में उत्साहपूर्वक नोट्स लेने लगा। अचानक सोहन ने आरव की ब्लाइंड साइड, जहां से उसे दिख न रहा हो, से उसकी ओर एक छोटा पत्थर फेंका। हालांकि आरव ने उसे आते हुए नहीं देखा था, फिर भी उसने किसी तरह उसे चकमा दे दिया और सोहन की ओर अपने नुकीले दांत दिखाए। शाबाश, सोहन ने कहा और नोट्स लिखना जारी रखा। तुम्हारी रिएक्शन स्पीड में काफी सुधार हुआ है और तुम्हारे मस्तिष्क का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स काफी विकसित हो गया है, नोवा ने अपना अवलोकन आरव को बताया। आरव भ्रमित हो गया और उसने पूछा, एंटीरियर क्या? नोवा ने गहरी सांस ली और समझाया, तुम्हारे दिमाग का वह हिस्सा जो तुम्हारी सिक्स्थ सेंस के लिए जिम्मेदार है। इसमें काफी सुधार हुआ है। आरव ने सिर हिलाया, यह एक उपयोगी विकास लग रहा था। नोवा ने आगे कुछ नहीं समझाया, लेकिन आंतरिक रूप से वह अवाक था। आरव के शरीर में हुए सुधार उसकी कल्पना से परे थे। वर्तमान में आरव के पास एक उत्कृष्ट योद्धा का ढांचा था, जो टियर 0 या टियर 1 पर उसके द्वारा देखे गए किसी भी वैम्पायर या मानव से कहीं आगे निकल सकता था। उसका शरीर स्थिर था और उसकी जन्मजात इंद्रियां अत्यंत तीव्र थीं। एक योद्धा को वैसी छठी इंद्री विकसित करने में सालों का गहन युद्ध अनुभव और मौत के करीब पहुंचने वाले अनुभव लगते हैं, जैसी आरव को रूपांतरण से मिल गई थी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि अब आरव युद्ध में मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने की कम संभावना रखता था, जो वह पहले अक्सर करता था। हालांकि नोवा खुश था, लेकिन वही खबर आरव के साथ साझा नहीं करना चाहता था, कहीं लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर न पहुंच जाए। आरव ने अपनी तलवार कुछ बार घुमाए और अपने अग्नि हमलों का अभ्यास किया। वह ये देखकर खुश था कि अग्नि अस्त्र अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहा है। अगर उसके रूपांतरण का कोई एक नकारात्मक पक्ष था, तो वही कि वैम्पायर बनने के बाद भी वह क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि बिना क्यूई वाला कचरा होने का उसका स्टेटस नहीं बदला, चाहे वह किसी भी प्रजाति का बन जाए। इस वास्तविकता पर क्रोधित होकर आरव ने आसमान की ओर एक फायर ब्लास्ट छोड़ा। उसके हमले ने बादलों में एक छेद कर दिया, जिससे सूरज की रोशनी क्षण भर के लिए उसके शरीर पर पड़ी। जैसे ही सूरज की रोशनी ने उसकी त्वचा को छुआ, आरव तुरंत घुटनों के बल गिर गया और उसका स्वास्थ्य एचपी तेजी से गिरने लगा। एक आरव ने अपनी हथेलियों से सूरज की रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन धूप के संपर्क में आते ही उसकी हथेलियां झुलसने और जलने लगीं, जिससे उसे अत्यधिक दर्द और बेचैनी हुई। सौभाग्य से जल्द ही बादल फिर से बंद हो गए और सूरज की रोशनी रुक गई। सूरज की रोशनी से एलर्जी, सोहन ने अपनी डायरी में नोट किया, क्योंकि आरव के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। लानत है, क्या वैम्पायर वास्तव में सूरज की रोशनी से कमजोर होते हैं? आरव ने कोसते हुए सोहन से पूछा। वह ऐसे टीवी शो देखकर बड़ा हुआ था जहां वैम्पायर सूरज से कमजोर होते थे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि यह एक बढ़ा चाकर बोला गया मिथक है। वास्तव में नहीं। हालांकि इतिहास की किताबों में दर्ज है कि शुरुआती वैम्पायर सूरज की रोशनी से एलर्जिक थे, लेकिन आधुनिक पिशाचों ने लंबे समय से इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। एवोल्यूशन इसी तरह काम करता है। फिर भी हम धूप नहीं सेकते,
लेकिन सूरज के नीचे घूमना कोई समस्या नहीं है। सोहन ने आरव को स्पष्ट करते हुए कहा कि मूल रूप से वह एक स्पेशल केस था। बहुत बढ़िया, आरव ने व्यंग्यपूर्वक कहा और खुद को झाड़ा। और क्या सच है? क्या पिशाचों को लहसुन से भी एलर्जी है और वे चांदी से कमजोर हैं? क्या वे बिना अनुमति के लोगों के घरों में नहीं जा सकते? क्या मुझे जीसस नाम से डरना होगा? आरव ने चिढ़ते हुए स्वर में पूछा। वह वैम्पायर जाति की इन कमियों से नाखुश था। सोहन ने या तो जानबूझकर आरव के व्यंग्य को नजरअंदाज किया या उसे आरव को चिढ़ाने में मजा आ रहा था। उसने जवाब दिया, लहसुन नहीं, कम से कम हम आधुनिक वैम्पायर बुरा नहीं मानते। हम कभी कभी अपने रसीले स्टेक में इसका उपयोग करते हैं। चांदी, हाँ, विशेष रूप से एल्फ चांदी हमारे लिए सामान्य चांदी से अधिक घातक है। हमें इससे एलर्जी नहीं है। हम चांदी के हथियार चला सकते हैं। बस बात यह है कि चांदी से हुए घावों को भरना पिशाचों के लिए अधिक कठिन होता है, इसलिए चांदी के हथियार हमें अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बस इतना ही। बिना अनुमति के लोगों के घरों में घुसने पर तुम मारे जा सकते हो यदि मालिक गुस्से में है और तुमसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन तुम बिना किसी कारण के जादुई रूप से नहीं मरोगे। आरव, यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल है। जहां तक जीसस की बात है, यदि तुम्हारा मतलब प्रधान देवदूत गैब्रियल जीसस से है, तो हाँ, उससे बहुत डरो क्योंकि वह T8 की किलिंग मशीन है। वरना मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आरव ने सोहन के चेहरे पर चिपकी उस बेवकूफ़ी भरी मुस्कान को देखा और उसे उस मुस्कान को चेहरे से मिटा देने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि दोनों के बीच शक्ति के अंतर को जानते हुए आरव ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। इससे पहले कि सोहन अपने प्रयोग आगे बढ़ा पाता, 5 विशाल बैटलशिप्स ने ग्रह के वायुमंडल को चीर दिया। सोहन ने गहरी सांस ली। यहाँ कबीले के बुजुर्ग आ गए हैं। आरव, इससे पहले कि बादल हटे और सूरज की रोशनी तुम्हें जला दे, तुम बेसमेंट में भाग जाओ। मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारी सबसे पहचान कराऊंगा, सोहन ने आधे अनुरोध और आधे आदेश वाले स्वर में कहा। आरव ने अनिच्छा से बात मान ली। जैसे ही वह प्रयोगशाला के निचले स्तरों में दाखिल हुआ, उसे पीछे युद्धपोतों के उतरने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि मेहमान आए हैं। आरव को उस कार्टून वैज्ञानिक सफाईकर्मी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसे सामान्य रूप से इस प्रजाति पर भरोसा नहीं था। मौका मिलते ही उसने तुरंत अर्जुन को संदेश भेजा, उसे अपने निर्देशांक बताए और आरविमस का नाम लिया। उसने अपने भाई को संदेश में लिखा, अगर एक दिन के भीतर तुम्हें मेरी ओर से कोई खबर न मिले तो समझ लेना कि मुझे शायद आरविमस कबीले ने बंदी बना लिया है। आरव ने अपनी सुरक्षा की एक परत तैयार कर ली थी, ताकि यदि कबीले के बुजुर्ग उसे एक व्यक्ति के बजाय एक जीवित लैब रैट के रूप में देखें तो उसके पास बचाव का रास्ता हो।